दोस्तों विचार एंड वाइब्स के इस एपिसोड में आने वाला है एक मेरा छोटा भाई, मेरा क्यूटू सा, मेरा प्यारू सा, मेरा चूनू सा, मेरा मुन्नू सा, अदनान शकील। जी हाँ, और अदनान ने बात की है किस तरीके से वो जब मुंबई आया तो पहले दिन ही रोने लगा। मैं वाइब कर रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं उनके साथ वाइब कर रहा हूँ जानबूझ के, मतलब एकदम एनर्जी एकदम हाई हो गई है, जबकि मुझे पता है अंदर ही अंदर कि नहीं यार तुझे याद आ रही है घर की। और जैसे मम्मी का वीडियो कॉल आया मैं रोने लगा। लेकिन अदनान ने हार नहीं मानी और वो लगा रहा, डटा रहा। जो रैपर कृष्णा है ना, बिल्कुल मैंने वो तेरा हाइप बने, जब से मेरी हाइप बने, लाइफ में ना मिले मुझे मेरे सगे भाई बने, माइंड करे पर कभी ना ग्राइंड करे, जेनोसाइड लगे जब माइक पे मेरी थोड़ी वाइब बने। अपने दम पर 21 साल की उम्र में यहाँ काम कर रहा है। मैंने घर से पैसे लेने छोड़ दिए और मेरे पापा इस चीज़ के लिए काफ़ी प्राउड है उनको। तो मेरे पापा जो है वो कहते हैं कि तू मुंबई जैसे शहर में खुद की रोटी खा रहा है और ये बहुत नसीब वालों को मिलती है। यस, उसकी जर्नी कैसी रही, उसने कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स किए। तो अगर ये विलन है तो मैं थोड़ी भारी और थोड़ी सी ग्रफी रखूंगा आवाज। तुम्हारा न्याय मेरे लिए मजाक है, मैं ही हूँ नियम, मैं ही हूँ विनाश। क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम्स आई? सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ही है जिसने बनाए रखा है। करेक्ट। क्योंकि मेरे पास तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतना महंगा शहर अफोर्ड कर पाऊं। तो हम देखेंगे इस पॉडकास्ट में कैसे अदनान ने अपने ऑडिशंस भी क्रैक किए। अब मैं ज्यादा देखने लगा, पुराने हिंदी डब्स देख रहा हूँ, मिशन इम्पॉसिबल का पुराना डब देख रहा हूँ, क्योंकि नुक्ते का हर चीज का उन्होंने बहुत ध्यान रखा हुआ है। तो गाइस शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विचार एंड वाइब्स। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कर देना जो आपको सेगमेंट सबसे अच्छा लगा। दोस्तों विचार एंड वाइब्स में आप देख चुके हैं आज के एपिसोड में हमारे सामने कौन बैठे हैं। दिल्ली का शहंशाह, मुंबई का राजा, अदनान शकील। थैंक यू सो मच भैया, विचार एंड वाइब्स में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भैया। मैं सोच रहा था काफी दिनों से तुमसे बात करने की, पता है तुम्हें? नहीं भैया मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे फीलिंग थी अंदर से। इसलिए तो फीलिंग थी क्योंकि मैं सोच रहा था हो गया, एक कनेक्शन है ना हमारा, तो वो समझ भाई मैं तुम लोगों को बता दूं यार, अदनान को मैं काफी सालों से जानता हूँ। जब ये दिल्ली में था, छोटा सा बच्चा अपने घर में बैठ के, अपने डेन में बैठ के बहुत सारी चीजें करता था। करेक्ट। फेसबुक से हुआ था मैं, है ना? यूट्यूब चैनल था तुम्हारा। ये अपने रिकॉर्डिंग्स भेजता था कि भैया सुनो कैसा लग रहा है। बिल्कुल काफी अच्छा इसकी जर्नी रही है। सेम जैसे लोहित की रही है, वैसे ही एक दूसरा लड़का है हमारे यहाँ मुंबई में, अदनान, जो आया यहाँ पर, अच्छा काम कर रहा है, पढ़ाई भी करता है, काम भी करता है। बिल्कुल। और ऐसे माहौल से आया, घर में बिल्कुल लाडला बच्चा अपने मम्मी पापा का। 100%। तो चलो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं ही बोलते रहता हूँ। ओवर टू यू अदनान। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कैसे ये सब डबिंग वगैरह कैसे करने लगे तुम बचपन से ही? तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भैया कि आपने मुझे बुलाया। सच बोलूं तो कभी कभी मुझे तो सपने जैसा लगता है, क्योंकि मैं कहाँ दिल्ली में था, आपसे बात करता था, फिर कभी कभी मैं आपके स्टूडियो आता हूँ, आपके स्टूडियो में काम भी करता हूँ, तो मुझे काफ़ी ऐसा लगता है। कभी मैं, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, तो मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं होता। तो मैं अभी घर जाऊँगा तो मैं पूरा सोचूंगा बैठ के कि यार मतलब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कि कैसे कनेक्शन हुआ, कहाँ मैं फेसबुक में था, छोटा सा बच्चा था। तो शुरुआत जो हुई वो फेसबुक से ही हुई मोस्टली। एक्चुअली क्या था कि मैं बचपन से ही मैं सिनेमा का बहुत शौकीन रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा का डीवीडीज का बिजनेस था। ओह। तो मेरे पापा जो थे ना, उनके पास डीवीडीज रखी रहती थी हॉलीवुड फिल्म्स की। अच्छा। तो उसमें से मेरा सबसे मतलब पसंदीदा जो मेरी मूवी थी वो थी स्पाइडरमैन। अच्छा। मैंने लूप पे देखी है स्पाइडरमैन लगाकर। स्पाइडरमैन नंबर सबसे पहले टॉबी मैगवायर वाली, जिसके अंदर विराज अदब सर ने डब किया था। अच्छा। तो मैं वो मूवी देखता था और बाकी मूवीज भी देखा करता था। तुम डब्ड वर्जन देखते थे या? डब्ड वर्जन ही देखता था। मतलब मेरे घर में तो मैंने कभी आज तक इंग्लिश वर्जन देखा ही नहीं मूवीज का। जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया। हमारे घर में तो, क्योंकि एक्चुअली दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या है कि जो लैंग्वेज है वो तो ये तो अब हो गया है कि भैया ओरिजिनल बेस्ट है। उस टाइम हमारे पास चॉइसेस कहाँ होती थी कि लैंग्वेज स्विच कर दी। तो इसीलिए बकायदा पूरी डीवीडी बनकर आती थी कि नीचे हिंदी डीवीडी लिखा आता था। तो ऐसे करके मैं मूवीज देखता था। तो अब क्या होता था कि समझ लीजिए मैं एक मूवी देख रहा हूँ स्पाइडरमैन, फिर मैं देख रहा हूँ मिशन इम्पॉसिबल। अब मिशन इम्पॉसिबल में भी ऑलमोस्ट कास्ट जो है वो सेम है। तो मुझे पता चल जाता था कि यार ये ना, इनके पास 10-15 लोग हैं, इनका एक ग्रुप है और हर मूवी के अंदर ये लोग रिपीट कर करके कास्ट जो है वो डब कर रहे हैं। तो मेरे पापा को थोड़ा फिल्म लाइन का थोड़ा नॉलेज था। तो मैं उनसे पूछता था कि पापा ये देखो पापा, ये ना सेम इसकी आवाज़ है, ये स्पाइडरमैन भी डब करते हैं, इन्होंने टॉम क्रूज को भी डब किया हुआ है।
तो मेरे पापा कहते थे कि बेटा ये जो है ना डबिंग होती है और ये डबिंग आर्टिस्ट करते हैं और ये इतना अच्छा डब करते हैं कि ऐसा फील होता है कि वो लोग हिंदी बोल रहे हैं। तो ऐसा ही था। फिर 2016-17 की बात है जब सेलिब्रिटीज जो थे वो सुपर हीरोज को डब कर रहे थे, जैसे कि वरुण धवन कैप्टन अमेरिका को, टाइगर श्रॉफ स्पाइडरमैन को। तो उस टाइम मैंने एक फैन डब ट्रेलर देखा और वो जब मैंने फैन डब ट्रेलर देखा, वो देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है। यूट्यूब पर देखा? यूट्यूब पर ही कि ये तो बहुत सही चीज़ है। और जब मैंने उसको देखा तो मेरे अंदर ऐसी इंस्पिरेशन सी आ गई कि यार स्पाइडरमैन अगर मेरी आवाज़ में होता तो कैसा लगता। तो फिर मैंने अपनी एक फेसबुक आईडी बनाई, मैंने उस लड़के को कांटेक्ट किया, उसका नाम अमोघ है, जो कि हमारी इंडस्ट्री में अभी भी काम करता है। कितने साल के थे तुम? मैं हूँगा 13 साल का और ये बात है 2017 की, जब मैं 8th क्लास में था। और तो फिर ऐसे क्या हुआ कि मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने उससे सॉफ्टवेयर वगैरह पूछे और जैसे ही मुझे पता चला कि कुछ ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, मैं शुरू हो गया फ़ोन लेके और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। कौन से सॉफ्टवेयर में किया तुमने? मैं ऑडासिटी यूज़ करता था और मेरे पास तब वन प्लस का फ़ोन था, वन प्लस एक्स था मेरे पास। तो मैं उस पर फ़ोन में रिकॉर्ड करता था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि डबिंग वगैरह क्या है। मैं बस कर रहा था, एडिट कर रहा था और मैं यूट्यूब पे डालना मैंने शुरू भी कर दिया था कि तो मैंने जब स्पाइडरमैन को जब मैंने डब किया तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है। तो तुमने इंग्लिश के डायलॉग्स का हिंदी खुद किया या वही जो थी? उस टाइम क्या था कि उस टाइम क्या था कि वो रिलीज्ड हो चुके थे हिंदी वर्जन। तो मैंने तब उन्हीं के डायलॉग्स यूज किए, सेम डायलॉग यूज किए। बट धीरे धीरे जब मैं फैन डब करने लगा तो हिंदी ट्रेलर तो कम से कम 1 महीने 2 महीने बाद आता था तब। तो फैन डब जब करता था तो मैं फिर खुद की स्क्रिप्ट मैंने बनानी शुरू कर दी थी। और उसके बाद क्या था कि मुझे फेसबुक पे और आर्टिस्ट मिल गए जो अपने होम सेटअप से डब कर रहे थे, जिनमें से लोहित भाई उनके अंदर सबसे आते हैं। फिर मैं लोहित भाई से मिला ऐसे ही थ्रू करते करते। ऑनलाइन मिले थे? ऑनलाइन ही मिला मैं लोहित से, सब ऑनलाइन, सब पूरी। ये मैं बोलूंगा कि कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जो आज कहते हैं ना कि फैन डबिंग कम्युनिटी है, फैन डब है। तो हम लोग हैं जो सबसे पहले फैन डब किया करते थे। तो ऐसी मैं मिला, फिर मैंने अप्रोच करना शुरू किया। मैं एडिट करता था उनसे, उनको स्क्रिप्ट भेजता था, उनसे डायलॉग्स लेता था और फिर एडिट करके फिर मैं अपने चैनल पे डालता था। क्या बात। तो पूरा प्रोसेस था ऐसा। तो तुम्हारे चैनल को रिसेप्शन अच्छा मिला? हाँ, एक्चुअली क्या था कि मैं तो छोटा ही था। अब मैं 13-14 साल की उम्र में थैनोस की आवाज निकाल रहा हूँ, तो वो ऑडियंस को उतना पसंद नहीं आता था क्योंकि वो बच्चे की आवाज ही थी एक। लेकिन क्या था कि जैसे जैसे थोड़ा आवाज मैच्योर हुई, फिर मुझे किसी ने सजेशन दिया कि यार तुम ना टीनेज कैरेक्टर्स डब करो, तुम इसके लिए बाकी किसी और को रख लो। तो फिर क्या होता था कि कोई टीनेज कैरेक्टर होता था वो मैं ही करता था। तो फिर क्या हुआ कि मेरा एक ट्रेलर था अलादीन का। क्या तुम मुझे राजकुमार बना सकते हो? तुम्हें राजकुमार बनाने के चक्कर में किसी को राजमहल के बाहर निकालना पड़ेगा, बस ऐसे ही हो जाएगा। ओह नहीं, मेरा बैलेंस कहाँ है? वैसे तुम बाहर से बड़े ही ताजु प्रिंस लग रहे हो, पर तुम्हारे अंदर की सच्चाई के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो कि मैंने डब किया था फैन डब, और वो वायरल हो गया। 2019 की बात है और वो वायरल हो गया और उसमें आए 3 मिलियन व्यूज। अच्छा। और वो टाइम था जब मेरा चैनल एकदम से बूम कर गया। और उसके बाद मैंने और ट्रेलर्स डब किए थे, स्पाइडरमैन के, वंडर वुमन के, वो सारे एक साथ वायरल हो गए। किसी पे 5 लाख व्यूज, किसी के अंदर कोई मिलियन व्यूज में पहुंचा हुआ है। तो ऐसे करते करते जो है वो चैनल मेरा बूम हो गया था। तो अब तुम दूसरा आयरन मैन? नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हारा काम करने में बिजी हूँ। क्या? मजाक कर रहा हूँ, ऐसे काम करते रहो क्योंकि मैं जा रहा हूँ वेकेशन पर। तुम जो कोई भी हो, ये मत सोचना खतरा तुम तक नहीं पहुंचेगा। हम हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, मासूम जिंदगियां खतरे में हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये तो तुमने YouTube में कंटेंट बनाने के उद्देश्य से किया था? करेक्ट। लेकिन इसके पीछे तुम अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर रहे थे एज अ वॉइस आर्टिस्ट? करेक्ट। बट प्रोफेशनली तुमको कब लगा यार मेरे को अभी प्रोफेशनली इसको लेना चाहिए? तुमने घर वालों से बात की या वो कैसे हुआ? हाँ, एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं पढ़ाई में थोड़ा वीक था। ठीक है, मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट ही था। तो मुझे याद है कि मेरे डेफिनेशन तुम्हारे वीक मतलब मैं पास ही हो जाता था बस। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि ये भी हाइप पहले मैंने बचपन से बनाई हुई थी कि मुझे इंजीनियर बनना है। ओके। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी सीरियस थे कि चलो भाई हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा और सही है। उसके बाद जब 8th क्लास में मैं यूट्यूब, एक्चुअली क्या था कि मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब में आ गया था पूरा। तो धीरे धीरे मेरा पढ़ाई से थोड़ा कम हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि अब क्या था, मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए थे और मैं, कोई तो सब्जेक्ट था, हिंदी था कुछ था, उसके अंदर फेल हो गया था। तो मैं और जो मेरे दोस्त हैं वो बड़े फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस होते थे कि भाई अब फेल हो गए, अब क्या करेंगे।
तो ऐसी पूरा ऐसा डीप डिस्कशन चल रहा था और तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ. मैंने कहा भाई मैं तो डबिंग आर्टिस्ट बनूंगा, मैं तो मुंबई जाऊंगा. ये कौन सी क्लास में? ये 8th क्लास की बात है अच्छा. कि भाई मैं तो डबिंग आर्टिस्ट बनूंगा, मैं तो मुंबई जाऊंगा. तो तब तो दोस्तों ने ऐसी मजाक में उड़ा दिया कि अरे ऐसा थोड़ी होता है और क्या करेगा मुंबई जाके वो. तो यही था. फिर क्या हुआ कि मैं जब वीडियोस डालता था ना यूट्यूब वगैरह पे या व्हाट्सएप वगैरह पे, और तो मैं आप जैसे कि मैं आपने कहा कि मैं आपसे फीडबैक भी लेता था. उस टाइम मैं आपको अपने फैंडम भेजता था, तो आपको कोई मैसेज आया, वॉइस रिकॉर्डिंग आई, तो मैं अपने पापा मम्मी को बताता था कि देखो ये ना इस कैरेक्टर की आवाज़ है. क्योंकि उस टाइम हिस्ट्री टीवी 18 पे भी आपके काफ़ी शोज आते थे, आवाज़ आती थी. तो जैसे हम बैठ के देख रहे हैं तो मैं कहता था कि ये जो भैया है ना ये मेरे फेसबुक पे कनेक्टेड है मुझसे, और देखो उन्होंने मेरी वीडियो देख के क्या बोला है. तो मेरी मम्मी कहती थी कि देखना जरा ये क्या कर रहा है, इसको देखो. तो मेरे पापा कहते थे कि करने दे चुपचाप, करने दे, जो है उसको करने दे, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, क्या निकलता है. तो उस टाइम मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये जो चीज़ है ना, एक तो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे. जैसे मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा था, मैं कई सारे नए आर्टिस्ट से कनेक्ट हो रहा था, मेरे स्किल्स डेवलप हो रहे थे, मैं धीरे धीरे बेटर हो रहा था अपने क्राफ्ट में. तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं तो मुंबई ही जाऊंगा. और 10th क्लास में मैंने ये फाइनलाइज कर लिया कि मुझे तो मुंबई ही जाना है. मेरी जैसी पढ़ाई ख़त्म होगी मैं मुंबई जाऊंगा, मुझे डबिंग आर्टिस्ट बनना है. ये मेरा वो था. तो मेरे पापा बाकायदा मुझे लेके आए थे मुंबई 10th क्लास में, क्योंकि उनको डर था कि मैं अपने बोर्ड्स ख़राब कर लूँगा. अच्छा. तो मैं आया मुंबई, मैंने देखा. उसके बाद क्या हुआ कि उनको लगा कि शायद हो सकता है थोड़ा सेटल हो जाएगा लड़का हमारा, कि भाई तू और जोश में आ गया. मैं और जोश में आ गया कि अरे यार ये तो बढ़िया तो है. जब 10th में तो मुंबई आया था, किससे मिले थे? मैं सबसे पहले तो लोहित भाई से मिला था. अच्छा. फिर मैं राजेश कावा सर से मिला था, अमोक से भी मिला था, और मैं मणिकांत भाई से भी मिला था. ओके. तो ये सब जब ये सब शुरू कर रहे थे, जैसे लोहित भाई आए थे, वो नए नए आए थे 2019 में, तो जब वो शुरू कर रहे थे तो अब उनको देख के ना मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई कि यार ये तो मतलब यूट्यूब पे करते थे, अब इनकी आवाज़ नेटफ्लिक्स पे आएगी. और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ना कहीं पीछे रह गया उम्र की वजह से. अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता ना तो मैं भी आ जाता, एक साथ बैठ के स्ट्रगल करते. तो ये था. लेकिन फिर लॉकडाउन वगैरह भी हो गया तो उसकी वजह से. लेकिन ये था कि मुझे मोटिवेशन आ गई थी मुझे, अब तो मुंबई जाना है. कि अब तो मुंबई जाना, मतलब सेट था. मैंने पहले ही बता दिया था मम्मी पापा को कि मेरी जैसी 12वीं खत्म होगी मुझे तो मुंबई जाना है. फिर मुंबई आए तुम कब, कौन से? मैं आया 2022 में, जब मेरी 2022 में 12th जो थी वो पूरी हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी. जून में रिजल्ट आया था, और जून या जुलाई में रिजल्ट आया था, और अगस्त में मैं मुंबई था. और मुंबई आए तुम एक कोर्स करने भी, पढ़ाई करने भी, क्योंकि मम्मी पापा की, अब जैसे कि अगर वो मेरी मान रहे हैं बात, तो उनकी भी एक बात थी कि भाई पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है. तो फिर मेरे दिमाग में था कि चलो ठीक है, लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने की, पापा मेरे को 3 साल दे दो, मैं मुंबई में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ. तो वैसा ही सीन था. लेकिन मेरे साथ में कोई भी लॉस नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी चल रही है. तो इन 3 सालों में मुझे क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि मैं कैसा कर पा रहा हूँ, बात बनेगी या नहीं बनेगी, और कोई लॉस भी नहीं है क्योंकि डिग्री भी हो रही है. तो मैंने कहा ठीक है पापा, मैं कॉलेज वहाँ से कर लूँगा, और मुझे मुंबई भेज दो आप. तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कॉलेज कर लेना, जाओ. क्या, कौन सा कोर्स कर रहे हो तुम? मैं BMM कर रहा हूँ, क्या पूरा मास मीडिया. हाँ, ऑलमोस्ट 23, 24, 25 मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं. सही है. तो यहाँ मुंबई आए, तुमने एडमिशन लिया, BMM किया, बैचलर्स इन मास मीडिया, और साइमल्टेनियसली यू स्टार्टेड योर डबिंग, वॉइस एक्टिंग एंड ऑल. तो कैसे शुरुआत, जब तुम आए तो कैसे, तुमको सबसे पहले ऑडिशन दिया तुमने, वो कैसे हुआ? सबसे पहले क्या किया? हाँ, ऑडिशन ही दिया था. तो सबसे पहले तो ऐसा था कि मैं तो एक बार 1 हफ्ते के लिए घूमने आया था 10th क्लास में. तब तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तब मैं एकदम जोश बढ़ गया था मेरा. इस बार जब मैं आया तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे घर का सामान ट्रेन में मेरे साथ जा रहा है, मम्मी पापा मेरे साथ हैं, पूरी ट्रेन मेरे दिमाग में अब ये चलने लगा कि यार अब क्या होगा, क्या बात बनेगी नहीं बनेगी, क्या करूँगा वहाँ जाकर. लेकिन फिर ये बात भी चल रही थी कि यार भाई दिल्ली में क्या करूँगा, क्योंकि मैं बिना इस चीज़ को किए मैं तो रह ही नहीं सकता अभी फ़िलहाल. मेरे पास एक ही टैलेंट है और वो यही है. मैंने जो बचपन से किया है वो यही चीज़ की है, परफॉर्मेंस. मैं क्रिएटिव ही रहा हूँ, तो मुझे अगर क्रिएटिव रहना है तो मुझे मुंबई जाना ही पड़ेगा. तो पूरी ट्रेन ये बात चलती रही. मैं मुंबई आया, पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कांदिवली, कहाँ अंधेरी, कहाँ रहें, क्या करें, कोई अंदाज़ा नहीं था किसी भी चीज़ को लेकर. तो
फिर हाँ मैंने ऑडिशन दिया। मैंने एक्चुअली क्या था कि मुझे लोहित भाई ने ये चीज़ बोली थी कि थोड़ा पेशेंस रखना आते ही, क्योंकि जब मैं आया तो मैं एकदम से मैं हड़बड़ाने लगा कि यार जल्दी से काम मिल जाए और जल्दी से अपना काम बन जाए। क्योंकि क्या था कि अब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ अकेला, जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो मेरा कंफर्ट जोन है, वो बहुत चेंज हो चुका है। घर पे जहाँ मैं एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रहता था, जहाँ पे पापा आ रहे हैं सुबह नाश्ता दे दिया, मम्मी यही आ चीज गई। इसी में मैं रोकता हूँ। हाँ मैंने ऑनलाइन डाला था कि भाई अदनान के साथ में शूट करने वाला हूँ, हाँ तुम लोग भेजो अपने सवाल। तो मुझे लोहित ने भी एक सवाल भेजा है, बोला भैया अदनान से जरूर पूछना ही है। ठीक है। तो मैं इसी से जो तुम बात बोलने वाला ना उसी से रिलेटेड है। वो उसने मेरे को लिख के भेजा है कि एक ऐसा लड़का है जो कभी अपने परिवार से अलग नहीं रहा। हाँ। सुबह उठते ही नाश्ता मिल जाता था टाइम पे, Correct. खाना मिल जाता है टाइम पे, Correct. धुले हुए कपड़े, सोना उठना सब आराम से, है ना। हाँ तो 18 साल की उम्र में 18 साल में 18 साल है में ना उम्र में जब ये सब छोड़कर एक अनजान बड़े शहर में आके प्रैक्टिकली ये सब क्या महसूस हुआ? घर की सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आई? और बहुत आज़ादी फील हुई या फिर ऐसा लगा कि यहाँ रहना नहीं है, अभी तो घर वापस जाना है? तो इसका भी जवाब देना जरा लोहित को। तो इसका जवाब यही है कि लोहित भाई तो खैर अच्छे से जानते हैं, बट फॉर द ऑडियंस बात ये है कि मुझे यहाँ पे उसने इसीलिए पूछा था ताकि सबको भी पता सबको भी पता चले, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो 15-16 के हैं, 17 साल मेरी उम्र के ही हैं, जो वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए मुंबई आना चाहते हैं। तो ये चीज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली बात ऐसी हुई कि मुझे घर नहीं मिल रहा था कहीं पर भी कांदीवली में। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि यार अगर कॉलेज कांदीवली में है तो आप मलाड से भी अप एंड डाउन कर सकते हो या बोरीवली से भी कर सकते हो। मैं तो एक पर्टिकुलर जगह पर ही घर ढूंढ रहा था कि नहीं मुझे यहीं घर चाहिए, और ताकि मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेज जा सकूं। क्योंकि काम तो अभी सोचा ही नहीं था उस बारे में, तो कि यार पहले कॉलेज तो थोड़ा सेट हो, काम का तब देखेंगे। करेक्ट। तो घर कहीं मिल नहीं रहा था। तो इनिशियल प्लानिंग ये थी कि मम्मी मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि मैं कभी अकेले नहीं रहा। तो मम्मी थोड़ा सेट वगैरह कर देंगी, थोड़ा मैं भी माहौल में ढल जाऊंगा 10-20 1 महीने में या 2 महीने में। तो तब मम्मी वापस आ जाएंगी, तब मैं अपनी चीज़ें रूटीन में कर लूंगा। बट जब मैं मुंबई आया तो जैसा सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। तो अब थोड़ी मेरी हालत ख़राब होने लगी धीरे धीरे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि तू थोड़े दिन हॉस्टल में रह ले, तब तक तू थोड़ी सिटी भी एक्सप्लोर कर लेगा, थोड़ा चीज़ें भी तुझे पता चल जाएंगी। अब जब मैं हॉस्टल में गया तो मैंने सबसे पहले तो जब मैंने अनजान चेहरे देखे, क्योंकि मैं एकदम से प्रोटेक्टिव शील्ड से बाहर आया हूँ ना, मैं तो एक ही दोस्तों से, एक ही गलियों से, एक ही मॉल, सब कुछ एक ही जगह घूम रहा हूँ। यहाँ पे मैं एकदम से आया, वहाँ पे अनजान लोग मैं देख रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ हेलो हाय ऐसे करके। और अब मेरे दिमाग में बात चल रही है कि यार मुझे इनके साथ अभी कम से कम 2 या 3 साल निकालने पड़ेंगे, यानी अब यही है जो है मेरे साथ। ठीक है जी, मेरा सामान जो था वो आया हॉस्टल में। अच्छा, एक बात यह है कि मुझे जब घर नहीं मिल रहा था तो हॉस्टल जब हमने देख लिया था, फाइनलाइज कर लिया था, लेकिन क्या था कि हॉस्टल में टाइम था, मतलब जब वो इनरोल कर रहे थे स्टूडेंट्स हॉस्टल के लिए, तो तब जब मुझे घर नहीं मिल रहा था तब मैं थोड़े दिन लोहित भाई के घर भी रहा। अच्छा। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि कोई एक अब एकदम से अनजान है, ऑनलाइन फ्रेंड्स तो थे, अच्छे थे, भाई वाला रिश्ता था, लेकिन किसी के घर पे रहना, अनजान आदमी के घर पे रहना एकदम से, और वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है, वो आपके लिए खाना बना रहा है, एकदम से रोटी बना रहा है, तो वो काफी वो जो होम वाली फीलिंग थी वो थी। तो तब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था कि चलो यार लोहित भाई तो है अपने साथ, अभी कोई याद बात नहीं आ रही मुझे घर की, सब है, अपना खाना वाना मिल जाता है, बढ़िया सुकून है। लेकिन कितने दिन रहे तुम लोहित के? मैं 1 हफ्ता 10 दिन रहा था उनके। अच्छा। तो मैं चिल था। फिर वो मेरा बकायदा सामान लेके गए, हॉस्टल शिफ्ट करवाया। अब जैसे ही मेरा बैगेज आया, मैं अपना बैग खोल रहा हूँ एक एक करके कि भाई दोस्तों ने एक फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट किया हुआ है, वो निकाला, कपड़े निकाले, अलमारी खोली। अब मैं अंदर से भरा बैठा हूँ, मतलब मैं रोने को हो रहा है लेकिन मैं रो नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है। मैं वाइब कर रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं उनके साथ वाइब कर रहा हूँ जानबूझ के, मतलब एकदम एनर्जी एकदम हाई हो गई है कि भाई अरे यार मजे करेंगे हॉस्टल में, ये वो। जबकि मुझे पता है अंदर ही अंदर कि नहीं यार तू सेटिस्फाई नहीं है, तू अभी एकदम से कंफर्ट जोन से बाहर आया है, तुझे याद आ रही है घर की, तू धोखा दे रहा है खुद को। तो अब सामान वामान रख दिया और फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज से घर आया। अब करूँ क्या? सुबह 10-12 बजे घर आ गया मैं, करूँ क्या? खाना वगैरह टिफिन सर्विस का खाया, जमा नहीं कुछ, क्योंकि पहले तो मम्मी खाना बनाती थी, तो भाई हम तो 10 कमियां निकालते थे कि अरे ये रोटी चिपड़ी हुई क्यों नहीं है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अब जो टिफिन सर्विस में आ गया वो खाना पड़ रहा है, तो पहले तो वो ट्रिगर हुआ कि यार खाना सही नहीं है।
ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे दिन जैसे डला, मम्मी का वीडियो कॉल आया, और जैसे ही मम्मी का वीडियो कॉल आया मैं रोने लगा। मैं रोने लगा कि भैया मेरा मन नहीं लग रहा, मैं दोबारा लोहित भाई के घर जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ। मैं रोने लगा। अब घर वाले एकदम से परेशान एकदम से परेशान हो गए कि वो कि यार क्या हो गया, किसी बच्चे ने कुछ कह दिया वहां पे। क्योंकि मैं भी गया था, पेरेंट्स मेरे लिए ज्यादा परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि मैंने जैसे कहा मैं प्रोटेक्टिव था, बहुत प्रोटेक्शन थी हर जगह की तरफ से, और मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक चाय का कप नहीं रखा उठा के। अब यहाँ पे एकदम से मुझे कपड़े भी खुद धोने हैं और 10 चीजें जो हैं वो मुझे करनी है, तो मैं मेंटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया मैं। बल्कि तो मैंने वही कहा कि मैं एकदम से हड़बड़ाने लगा। और ये हॉस्टल में रहने के कितने दिन बाद हुआ ये किस्सा, जब वीडियो? एक दिन में ही। एक दिन में ही मैं एक दिन भी नहीं टिका। मुझे लोहित भाई छोड़ के गए हैं वापस। अच्छा। और शाम में मैं रो गया। मैं रो गया शाम में। अब मेरे पापा परेशान, मम्मी परेशान कि भाई क्या हो गया, कि मतलब खाना वाना खाया कि नहीं खाया। अब उसमें भी इमोशन दिख रहा है कि यार खाना नहीं खाया सही से, कुछ नहीं किया। तो ये है। फिर इसके बाद फिर मुझे लोहित भाई का कॉल आया और तब हुई प्योर बात। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज तक रखी हुई है। तब उन्होंने मुझे सारी चीजें बता दी कि भाई देखो, स्ट्रगल काम करने का नहीं है, काम ढूंढने का नहीं है, स्ट्रगल है यहाँ टिके रहने का। क्योंकि जो चीजें जो आप अपने घर में करते थे वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। और यही वो स्टेज है लाइफ का जहाँ टेस्ट होते हैं ये। और मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छे तरीके से याद है, उन्होंने कहा था कि खुद को बदलना पड़ता है बेटा, सबको आसानी से कुछ नहीं मिलता, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए सबसे पहले कि भाई तुम यहाँ पे आके चौल में नहीं रह रहे, तुम्हारा हॉस्टल है, वो भी बड़ा 2 BHK का था, उसके अंदर सेपरेट रूम था मेरा, जिसके अंदर ऊपर AC था और ऐसी पूरी कबर्ड थी, खिड़की थी, सब कुछ था, सारी सुविधाएं थी। तो तब वो बात जब उन्होंने बोली ना, तो यार तब मैं थोड़ा गिल्ट में चला गया भैया कि यार मैंने फालतू में अपने घर वालों को परेशान कर दिया। उन्होंने बोला कि यार आप तो 10वीं में आने के लिए कह रहे थे, अब तो सारी चीजें हो गई हैं और आपने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। सैक्रिफाइस मम्मी पापा ने किया। आप तो यहाँ अपने खुद की चॉइस से आए थे ना। मम्मी पापा ने आपको दूर भेजा है, जबकि मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था कि नहीं बेटा कमा के देना है या कमाना है। मैं तो 18 साल का था, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था। करेक्ट है। तो वो जो सेक्रीफाइस है वो मम्मी पापा ने किया। अगर पापा ये बोलते कि नहीं तू मेरी पसंद का कोर्स करेगा, तू मेरी पसंद से ये करेगा, तो मैं आपका सेक्रीफाइस मानता। वो तो आपको चॉइस दे रहे हैं कि भाई जा बन के आ। तो वो चीज मुझे बहुत हिट की। तब मैं फिर थोड़ा गिल्ट में चला गया कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया। फिर मैंने चैलेंज ले लिया कि यार अब तो मैं अकेले ही रहूंगा और अब कुछ भी हो जाए, जैसा भी खाना हो, कुछ भी चीजें हो, मैं अकेले मैनेज करना पड़ेगा। अब चीजें वैसी नहीं है जैसी थी। तो बट सडनली क्या हुआ कि मोटिवेशन ये था कि मेरा काम यहाँ पे धीरे धीरे चलने लगा था। फिर तुम ऑडिशंस देना शुरू किया? मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। तो जैसे जैसे मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, मुंबई आए, उसके पहले दिन कुछ दिन तक तो तुम लोहित के पास रहे। जब अकेले रहे पहले दिन रो गया। उसके बाद लोहित ने तुम्हें एनर्जी बूस्ट कर दी कि फिर उसके बाद तुम मतलब मुंबई आने के कितने दिन बाद तुमने डबिंग प्रोसेस शुरू किया, ऑडिशंस देना? ये 1 महीने के अंदर। ठीक है, 1 महीने के अंदर तुम ऑडिशन देना शुरू किया। पहली बार मुंबई में आगे सबसे पहले कौन से स्टूडियो में गए तुम? मैं गया था ट्रिपलेट स्टूडियो में। ट्रिपलेट स्टूडियो में, जो कि ये है आपका माड़ा में। ओके। वहाँ पे एक सीरीज थी MX प्लेयर की, लव अनएक्सपेक्टेड करके। तो उसके अंदर सबसे पहला ऑडिशन ही मेरा एज अ लीड सेलेक्ट हो गया था। अरे वाह। तो मैं पहला शो ही एज अ लीड डब कर रहा था। लड़का आते ही हीरो। तो मैं आते ही लीड कर रहा था और आते ही लीड। अब ये मोटिवेशन बन गया मेरे लिए कि यार आते ही 1 महीने के अंदर काम मिल गया यार। अब मुझे अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा ज़्यादा देर तक। मेरा स्केड्यूल लगा होगा, सुबह कॉलेज जाऊँगा, लंच करूँगा और जाके अपनी रिकॉर्डिंग जो मैं करना चाहता था वो धीरे धीरे होने लगा है। तो वो कहीं ना कहीं एक फायर जो थी वो जिंदा रही उस वजह से। नाइस। और ये क्या कहते हैं, तुमने पहली ही ऑडिशन को क्रैक किया, वो भी लीड कैरेक्टर के। ये तुम क्यों कर पाए? तुम्हें क्या लगता है, या किसी ने तुमको बोला? मुझे तो किस्मत लगती है सब। ओके। क्योंकि सही जगह पर सही टाइम पे होना। क्योंकि जब मैं आया तभी उस सीरीज के ऑडिशन चल रहे थे।
मैं गया। ऐसा नहीं है कि सब कुछ किस्मत भी नहीं है, ऑफ कोर्स मेरे कुछ स्किल्स थे, जो मेरा इतने सालों का हार्ड वर्क था, जो कि मैं प्रिपेयर करके आया था खुद को। हाँ, क्योंकि नहीं, ऑडिशन पहुंचना, ऑडिशन में Correct. वो किस्मत हो सकती है, लेकिन ऑडिशन क्रैक करना में तो तुम्हारा, इसमें तो प्योर टैलेंट है ना। डबिंग इज ऑल प्योर टैलेंट। करेक्ट है, अगर टैलेंट होगा तो तभी आपसे कैरेक्टर कराया जाएगा, वरना नहीं कराया जाएगा। आपकी वॉइस सूट कर रही है तो कराया जाएगा, वरना नहीं बिल्कुल कराया करेक्ट जाएगा। है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो तुम इतने दिन से, इतने सालों से यूट्यूब में अपना फैन डबिंग कर रहे थे, जो तुमने अपने ऊपर, अपने आर्ट पे, है ना, अपनी परफॉर्मेंस पे जो काम किया था, वो काम आया, करेक्ट है ना, इसलिए तुम्हारा पहला ऑडिशन ही क्रैक हो गया। बिल्कुल। तो तुम क्या जब अपने घर में डबिंग करते थे तो तुम लिपसिंक का ध्यान देते थे? बिल्कुल। और तुम जब यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले जब तुम घर में डबिंग कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा पॉडकास्ट सुनते हैं, बिल्कुल, जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं घर में, जो इसको एज ए सीरियस होकर करियर लेना चाहते हैं, तो जब तुमको कुछ नहीं पता था यहाँ का, कोई तुमको डायरेक्ट नहीं करता था, घर पे थे तुम, Correct. तो तुम क्या, जब कैरेक्टर को वॉइस देते थे, तुम क्या क्या ध्यान में रखते थे उसमें, कि मेरी टोनैलिटी, वॉइस, एक्सप्रेशन, तब क्या था तुम्हारे जब मैं घर में करता था, है ना, तो जब मैं घर में करता था तो एक्चुअली क्या था कि मैं दिल्ली से था, दिल्ली से हूँ, तो मेरे वर्ड्स जो थे वो ठीक है, बस मुझे कुछ चीजें साफ है आपका। हाँ, मतलब मेरे कुछ ज्यादा एक्सेंट नहीं है, कुछ ज्यादा न्यूट्रल हिंदी न्यूट्रल हिंदी में बोल लेता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि कुछ कंफ्यूजन थे, जैसे कि फिर नहीं होता, फिर होता है, हल होता है, और नुक्ता कहाँ पे लगना है। तो वो जब करना शुरू किया तो इम्प्रूवमेंट ऐसे हुई कि मैं हिंदी डब्स बहुत देखता था, और अब मैं ज्यादा देखने लगा, पुराने हिंदी डब्स देख रहा हूँ, मिशन इम्पॉसिबल का पुराना डब देख रहा हूँ। तो क्योंकि नुक्ते का, हर चीज का उन्होंने बहुत ध्यान रखा हुआ है। ऊपर से फिर क्या है कि मेरे पापा भी थोड़े गाइड करते थे, क्योंकि मेरे पापा की उर्दू बहुत अच्छी है, तो मेरे पापा भी थोड़ा बहुत गाइड करते थे कि बेटा यहाँ नुक्ता लगना चाहिए था। आज तक वो मुझे बोलते हैं कि यार ये वर्ड जो है ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। वेरी नाइस। तो उस चीज से क्या है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया। फिर दूसरी चीज ये थी कि मैं अपने फैंडम बाकी आर्टिस्ट को भी भेजता था मुंबई के, तो वो भी मुझे फीडबैक देते थे, तो मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो मैं सिंक जो है वो मैं सुन के करता था। पहले क्या था कि मैं हिंदी के ऊपर ही अपना डब करता था। जब मुझे थोड़ी सिंक की पकड़ हो गई, क्योंकि तब मुझे समझ आ गया कि यार अच्छा ये डायलॉग अगर ऐसा था तो यहाँ पे पॉज लेके ऐसे तोड़ा गया है। ठीक है, वो तुमने खुद ही डिकोड किया? मैंने खुद ही डिकोड किया, और उसके बाद क्या किया कि अब मैं खुद की लाइन भी बना रहा था। सीन देख के मैं खुद की लाइन भी बना रहा था। तो अब मुझे यहाँ पे समझ आएगा कि अच्छा यहाँ पॉज है, यहाँ टोनेशन है, यहाँ ये चीजें हैं। वेरी नाइस। तो फिर धीरे धीरे करते इसीलिए तुमने अपना मुंबई में आके पहला ऑडिशन ही क्रैक कर दिया। करेक्ट। तो दोस्तों ये बात का निष्कर्ष, ये बात का क्रक्स ये निकलता है कि भाई अपने पे बहुत काम करना पड़ेगा तुम लोगों को मुंबई आने से पहले, ठीक है। और वॉइस कैसी भी हो, पतली हो, मोटी हो, छोटी हो, बेस हो, नहीं हो, उस पर मैटर नहीं करता। बात है टेक्निकलिटीज़ की, बात है परफॉर्मेंस की, जो अदनान ने अपने घर पे बैठे बैठे बचपन से उसने किया काम। इसलिए जब यहाँ आया, पहला ऑडिशन ही क्रैक हुआ लीड के लिए, वो किए। तूने कितने एपिसोड्स किए? मैंने उसके 24 एपिसोड्स किए थे। वेरी नाइस। साइमल्टेनियसली कुछ और क्रैक? साइमल्टेनियसली उसके बाद, हाँ उसके बाद जब क्या होता, मैं घर चला गया था, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं घर चला गया। बीच में ऑन एंड ऑफ था। तो मुझे आपकी तरफ से भी आया था कि यार एक ऐसी ऑडियो कुछ सीरीज है, आजा। तो मैंने कहा कि भैया मैं तो घर जा रहा हूँ, अभी 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि तब काम का प्रेशर भी नहीं था, ना कुछ खास चल रहा था, कॉलेज के एग्जाम जो है, घर चला गया। फिर जब घर से वापस आया, फिर दोबारा मन मचलने लगा। अब तो मैं लोहित भाई को भी दोबारा परेशान नहीं कर सकता कि यार भैया मन नहीं लग रहा, क्योंकि अब तो मैं पहले रह चुका हूँ ना। अब तो 1 महीना रह चुका हूँ मुंबई में, और क्या, पहला ऑडिशन भी क्रैक हो गया भाई, काम भी मिल रहा है। करेक्ट। तो मैं अब क्या करूं? फिर बैठा रहा 1 हफ्ते। फिर मैं थोड़ा मोटिवेट करता रहा कि यार अभी तो आए हुए 1 हफ्ते ही हुए हैं, 2 हफ्ते ही हुए हैं, क्या दिक्कत है। तो फिर क्या हुआ कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि जब भी मैं मुंबई को छोड़ने की बात करता हूँ ना, तो तभी ना तभी कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो मुझे पकड़ के रख लेती है। और ऐसा हजारों बार हुआ है। मैं कंप्लीटली अपना दिमाग ऐसा सोचता हूँ कि भाई अब मैं गया, घर वालों से बात कर ली कि यार मम्मी पापा मन नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता कुछ होगा इसके अंदर। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? लास्ट टाइम हुआ था पिछले साल 23 में। 2 साल में ऐसा नहीं हुआ? हाँ, अभी तक। तो शुरू के 1 साल में तुम्हारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ? बहुत बार हुआ। हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा होगा? हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि मैं उठ रहा हूँ। अब मेन बात यह है कि आदमी उठ के करे क्या।
क्योंकि जिस काम के लिए आया है वही नहीं हो रहा, तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अभी घर बैठे सबको लगेगा कि भाई ये हमारा पैशन है, हम तो इसी के लिए जी सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हो ना और जब तुम्हारा काम नहीं बन रहा होता तब थोड़ी हालत बिगड़ने लगती है। नाइस। तो अभी बन रहा है काम तुम्हारा? अभी तो अच्छा चल रहा है, बात है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है डबिंग करने में? अब मजा आ रहा है। तो मैं इसी के साथ बताता हूँ, तुम लोगों को तो सबको, बहुत लोगों को पता ही है, बट कुछ बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं पिछले 3 साल में अदनान ने, बट कुछ तुम्हारे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कोड गियस, उसमें तुमने मेन लीड ललूश किया है। काइजू जो तुम्हारी सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर मैं तुम्हारा कहूँगा, काइजू नंबर 8 में रेनो तुमने किया है, डॉक्टर स्टोन सीजन 2 सीजन 4 में तुमने क्रोम किया है, फिर समर टाइम रेंडरिंग में मैं साओ किया है और मोसाहितो किया है, अ कंडीशन कॉल्ड लव हाना नोई कैरेक्टर किया है, इल्यूसिव समुराई में फुबुकी, टॉयलेट बाउंड हानाको सीजन 2 में अकाने किया है, ब्लैक क्लोवर में जो हमारे यहाँ किया था रिल किया था। वेरी नाइस, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स तुमने किए हैं। लाइव एक्शन के कुछ चीज़ें जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पर, द समर आई टर्न प्रीटी में स्टीवन तुमने किया, क्राउन के फाइनल सीजन में तुमने प्रिंस विलियम का कैरेक्टर किया है। वेरी नाइस। हिरार्की जो कोरियन सीरीज है उसमें अगर आपने देखा होगा तो नाम जू वन, वो आपकी वॉइस है। बिल्कुल अदनान, लेकिन तुमने पिछले 3 साल में बहुत अच्छे कैरेक्टर्स किए, इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स किए, लेकिन उससे पहले जो तुम्हारी 3, 4, 5 साल की मेहनत थी घर में वो काम आई है, इस वजह से तुम्हें काम मिला है। तो देखो दोस्तों, मुंबई बहुत ही अनोखा शहर है, माया नगरी है ये। अदनान जैसा बच्चा जो काम करके आया, घर में अपने पे काम किया, सीरियस होकर काम किया, 18 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के आ गया, पहला ऑडिशन ही क्रैक हुआ, काम भी उसने 3 साल में किया। बट हालांकि पिछले 2 साल में नहीं, लेकिन शुरू के 1 साल में एक फीलिंग आई कि सब कुछ छोड़ के जाने की, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लाइफ में आप परेशान होते हो, लेकिन आपको अपने आप को गैदर करना पड़ता है, आगे बढ़ते रहना पड़ता है। कोई इससे स्ट्रगल करता है, कोई काम ना मिलने से स्ट्रगल करता है। अदनान को काम मिल रहा था लेकिन उसके बाद भी उसका एक अलग स्ट्रगल था, बट उसने ओवरकम किया और काफ़ी अच्छे कैरेक्टर्स किए। वेरी नाइस यार अदनान, थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया। और अदनान, तुमको पता है तुमको यहाँ पे क्यों बुलाया मैंने क्यों सोचा कि मैं अदनान से बात करूँगा? क्यों? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। नहीं, क्यों? जनरली अगर मैं आपसे बोल, मुझे तो लगा आप मेरे बड़े भैया हो, तो चलो ठीक है, लड़के को बुला लेते हैं, बात कर लेते हैं। मेरे को तो यही लगा। हाँ, वही है, वो भी है बिल्कुल। लेकिन मैं, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है वो यंगस्टर्स बहुत देखते हैं, यूथ बहुत देखते हैं, और जो इस इंडस्ट्री से बड़ा फैसिनेट होते हैं, वॉइसिंग से बड़ा फैसिनेट होते हैं, वो लोग देखते हैं। और मैंने बहुत साल पहले ये सोचा था कि मैं कुछ भी काम करूँगा ना, तो जो हमारी आगे की जनरेशन है ना, उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके लिए कुछ छूटना चाहिए, या उसको एक थ्रेड मिलना चाहिए, जो मैंने किया है इतने सालों तक। बिल्कुल भैया, मेरा ये मकसद रहता है जीवन में। बिल्कुल। तो ये विचार एंड वाइब्स के थ्रू भी वही मकसद है कि हर कॉन्वर्जेशन, जो भी मेरे गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ ऐसा कॉन्वर्जेशन हो कि उससे कुछ ना कुछ मिले, आगे कुछ डिसाइड करने को, कुछ बात करने को। तो जो 50 साल पहले या जो 30 साल पहले, जो 20 साल पहले, मैंने उन लोगों से बात की है, उनकी जर्नी। लेकिन अभी रिसेंट की सबसे फ्रेश जर्नी मैंने लोहित के साथ भी शुरू की थी, रोहित के साथ भी इसलिए बात की थी, तुम्हारे साथ भी मैं इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि मेरे को पता है तुमने घर में बैठ के बहुत मेहनत की है, अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद तुम यहाँ आए, तुमको यहाँ पर अच्छे कैरेक्टर्स मिले। तो मैं चाहता था आप सब लोग अदनान की कहानी सुने, क्योंकि ये बहुत रिसेंट, इसने एक यू कैन से कि एक रीसेंट किस्सा है ये, पिछले 2-3 साल में जो अदनान ने अचीव किया है, काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मेगा स्टार, सुपरस्टार अदनान बन गया, बट अपने लेवल पे जितना काम कर रहा है बहुत अच्छा काम करता है, दिल से करता है। और ये जो एक होता है ना कि हर इंसान की अपनी एक स्टोरी है, बिल्कुल, और हर स्टोरी से सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो मेरे को बस वही एक जो लोगों के बीच की कहानी मेरे को निकालनी थी, जो तुम्हारे थ्रू लोहित जैसे बंदे के थ्रू, क्योंकि इस लेवल में बहुत लोग सोचते हैं आना, करना, रहना, सबसे बड़ी बात है भैया, है ना। और टैलेंट तो फिर सेकेंडरी हो जाता है, करेक्ट है, क्योंकि अगर तुम टूट जाते हैं, तुम्हारे घर वाले भी बोलते हैं आजा बेटा आजा, तो तू चला जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ही है जिसने बनाए रखा है। करेक्ट। क्योंकि मेरे पास तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतना महंगा शहर अफोर्ड कर पाऊं। कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स वहां पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मॉनिटरी जो बात है, वो सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं और अगर वो आप में हिम्मत भरते हैं, मेरे पापा ने कभी नहीं बोला कि बेटा छोड़ के आ। करेक्ट। मेरे पापा मम्मी दोनों ने कभी नहीं बोला कि बेटा आजा। मेरे मम्मी पापा हमेशा ये कहते हैं कि बेटा 1 साल और,
1 साल और नहीं, मुझे ऐसा, मेरी मम्मी सच में कहती थी कि पर बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा और ट्राई करना चाहिए। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि अबे तुझे दिन ही कितने हुए हैं, जुम्मे 4 दिन तुझे हुए हैं आए हुए, 4 दिन में तू यहाँ पे मुझसे पैसे नहीं लेता। सबसे बड़ी बात है कि तू मुझसे पैसे नहीं अच्छा, लेता। तुमने घर से पैसे लेना छोड़ मैंने दिया? छोड़ दिया भैया। क्या बात है यार, वेरी मैंने घर से पैसे लेने छोड़ दिए और मेरे पापा इस चीज के लिए काफी प्राउड है उनको। तो मेरे पापा जो है वो कहते हैं कि तू मुंबई जैसे शहर में खुद की रोटी खा रहा है, और ये बहुत नसीब वालों को मिलती है। यस। और मैं सच में खुद को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ, क्योंकि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं वो बहुत सारे चांसेस है किसी और को भी मिल सकती थी, और इतने कम टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलना और इतनी सारी चीजें खुद ब खुद हो जाना, वो किस्मत ही है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। नहीं, किस्मत भी है, दुआएं भी हैं, साथ में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना अपने फेवर में, वो आपका हसल है, वो आपकी प्रैक्टिस है, वो आपका मेहनत है, वो आपकी ट्रेनिंग है जो आपने की। तो सिर्फ किस्मत के भरोसे शहर में कुछ नहीं होता, और कहीं भी कुछ नहीं होता। आपकी जो पीछे कर्मा चल रहे हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और बिल्कुल मम्मी पापा तो हमेशा साथ रहते हैं। मैं वही कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो मुंबई स्कूल से बुला रही है। मुझे तो स्कूल से 8th क्लास के बच्चे को क्या पता कि वो मुंबई जाने के सपने देख रहा है। उसने तो कभी मुंबई को फिल्म में ही देखा है, कभी वैसे भी नहीं देखा। तो मुंबई बोलता है कि बॉम्बे बोलता है? मैं मुंबई बोलता हूँ। मैं बॉम्बे भी बोलता हूँ, मुंबई भी बोलता हूँ। अगर जैसे साउथ है तो मैं साउथ बॉम्बे बोलूंगा, लेकिन वैसे है तो मैं मुंबई बोलूँगा। तेरे को एक बात बताऊँ, मुंबई का क्या सीन है ना अदनान, मैं जब नया आया था ना मुंबई में, तो मैंने हम एक पॉडकास्ट करते थे, हमने मुंबई के बारे में काफ़ी अच्छी बात की उसमें, लेकिन अभी वो शायद है नहीं। मुंबई के बारे में एक चीज़ में जब नया आया था 18 साल पहले, तो मेरे को बोला था एक ने कि मुंबई को अगर तुम प्यार करोगे तो वो तुम्हें तो दिस सिटी विल एम्ब्रेस यू। इफ यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग दिस सिटी तो वो निकाल देगी, लात मार के फेंके। और ये बात मुझे आप नहीं बोली थी, मैंने बोली थी मुझे फर्स्ट डे पे आते ही, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि फर्स्ट डे मैंने आपको कांटेक्ट किया था कि अमित भैया मैं ऐसे आ रहा हूँ मुंबई, और आपने मुझे कहा था कि भाई अब तो मैंने अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया है, आ जाओ और मिल ले। तो मुझे याद है, और जब मुझे घर भी नहीं मिल रहा था तो मैंने सबसे पहले आपको कांटेक्ट किया था कि यार अमित भैया, मेरे यहाँ स्टूडियो में हमारा एक कैमरामैन वो ठाकुर कॉलेज का स्टूडेंट था वो भी, तो उसके थ्रू जैसे तैसे करके हॉस्टल मिला था। करेक्ट। तो अब तो ये बात आपने मुझसे बोली थी कि, और आपने भी मुझसे ये कहा था कि ये बेटा घबराना मत, ये फाइट करनी है यहाँ पे आके, घबराना नहीं है, और मुंबई को गले लगा लो, वो तुम्हें गले लगा लेगी। ये बात मुझे आपने बोली थी। बिल्कुल लगा लेने का गले, ठीक है। तो ऐसे ही किसी ने एक सवाल पूछा था, उसका आंसर तुमको मिल गया होगा पोक शॉट्स 1503 ने, कि हाउ डू यू इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड टू बिकम अ वॉइस आर्टिस्ट अदनान सर। तो ये जवाब तुम दे चुके है ना, मिल चुका है। एक और ऐसे ही सवाल किसी ने पूछा है कि अदनान भैया आप और लोहित भैया कैसे मिले थे पहली बार? आदित्य राज ने पूछा है। तो मैं उनसे कैसे मिला था, तो एक्चुअली क्या था कि एक फेसबुक पे ग्रुप था, मेरे ख्याल से वो योगी भैया ने बनाया था, जिनका भी चैनल है योगी बोलता है, तो योगेश रोकड़े। हाँ, तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक डबिंग पेज बनाया था, तो उसके अंदर लोहित भाई ने ना अपना ट्रेलर अपलोड किया हुआ था, और मैंने देखा, वो ट्रेलर देखा, और उनका ट्रेलर मेरे ख्याल से वायरल भी गया हुआ था वेनम का। तो मैंने वो ट्रेलर देखा, और मैं तो कोलैब में बैठा ही रहता था कि कोई मिले और मैं पूछूं। तो मुझे लोहित भाई, मैंने उनको मैसेज किया कि हाय, और मैं तब भी मैं मेरे ख्याल से 16-17 साल का ही था, कि हेलो भैया मैं ऐसे ऐसे डब करता हूँ, और क्या आप मेरे वीडियोस में डब करोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल करूंगा, क्योंकि उनके लिए भी नया था कि यार 16-17 साल का लड़का डबिंग कर रहा है। मतलब ये क्या चीज है कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो मुझसे एक छोटा लड़का भी कर रहा है। तो फिर ऐसे मेरी उनसे बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे जब वो मुंबई आए तब भी मेरी उनसे बहुत बात होती थी, वीडियो कॉल पे बात होती थी। तो ऐसे करते करते मैं उनसे मिला। सबसे पहली बार मैं उनको 2019 में ही मिला था, जब मैं लाइव मिला था। तो बस उसके बाद से फिर अब तो भाइयों जैसा रिश्ता है। नाइस। आगे बढ़ते हैं तुम्हारे कैरेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कोड गियस में ललूश, कैसे मिला वो कैरेक्टर? इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत। तो एक्चुअली क्या था कि भाई देखिए, ये सवाल सुपर एनीमे 898 ने भी पूछा है कि ललूश की वॉइस कैसे बने आप। ठीक है। तो स्टोरी ऐसी है कि जहाँ पे ये डब हुआ है PFT में, प्राइम फोकस में, तो वहाँ पे मैं नहीं जा रहा था।
और मैं जस्ट एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि यार जैसे तैसे अपनी एंट्री पीएफटी में हो जाए। तो PFT is Prime Focus प्राइम Technology. फोकस टेक्नोलॉजीज, तो वहाँ पे हो जाए क्योंकि मैं वहाँ काम नहीं कर रहा था। तो सडनली एक डायरेक्टर है नेहल करके, तो उनके लिए मैं दिल्ली से काम करके भेजता था। अच्छा, दिल्ली में बैठ के भी तुम प्रोफेशनल काम कर रहे थे? हाँ, मैं पॉकेट एफएम और इन सब के काम कर रहा था वहाँ पे। वो मुझे स्क्रिप्ट भेजती थी और मैं रिकॉर्ड करके उनको भेजता था। Nice. और मैं कुछ वैसे भी यूट्यूब की मूवीज भी कर रहा था घर पे बैठे बैठे। Nice. तो ये चीज़ मैं कर रहा था, तो मैं दिल्ली से उनके लिए काम करके भेजता था। तो उनके पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती थी तो वो सबसे पहले मुझे ही चूज करती थी फॉर एन ऑडिशन। तो अब ये सीरीज आई कोड गियर्स, और सडनली कोइंसिडेंटली वही डायरेक्टर थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए। मैं गया और बहुत बहुत खतरनाक बारिश हो रही थी, और मुझे तो क्योंकि मैं भी नया नया था तो मुझे मुंबई की बारिश का भी कोई आइडिया नहीं था। तो खतरनाक बारिश हो रही है, अंधेरी, और वो भी काफ़ी दूर है, अंधेरी ईस्ट में है पीएफटी, तो वो भी काफ़ी दूर है। तो अब जैसे तैसे गया और ऑडिशन दे के आ गया। अब मेरे अंदर बस यही था कि यार अप्रूव हो जाए, अप्रूव हो जाए। मैं पूरी मेट्रो रात को सोते हुए भी मैं बस यही सोचे जा रहा हूँ कि यार अप्रूव हो जाए, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मेरा ऑडिशन ही पहला प्रोजेक्ट ही एज अ लीड है उस स्टूडियो के अंदर। तो मैं बस यही सोच रहा था, एंड सडनली फिर मुझे कॉल आया कि भाई तुम सेलेक्ट हो गए हो, और फिर मैंने उसको डब करना तो शुरू ये कर जो दिया। ललूश का कैरेक्टर तुम्हें मुंबई आने के कितने दिनों बाद मिला? ऑलमोस्ट 1 साल बाद। 1 साल बाद। तो ये ललूश से पहले तुम एक मेन लीड कर चुके थे या बहुत सारे मेन लीड कर चुके थे? मैंने एक सीरीज की थी द समर एट एटर्निटी, अच्छा। और उसके साथ साथ हाँ कुछ नेटफ्लिक्स मूवीज और वो सब मैं कर चुका था। मतलब लीड मैं कर चुका था, कैरेक्टर्स मैं कर रहा था। ओके। जब तुमको एक ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है कि अदनान एक कैरेक्टर है, ऑडिशन है, तुम्हारी एज का है, आओगे कल ऑडिशन देने? तुम बोलेंगे हाँ आऊँगा। हाँ, आऊँगा। तो तुम जाते हो। फिर तुम्हारे कुछ सवाल रहते हैं क्या डायरेक्टर से, या तुम्हारी अप्रोच क्या रहती है जब डायरेक्टर तुम्हें बताओ? तुम मुझे पूरा प्रोसेस बताओ, कैसे करते हो तुम कैरेक्टर को, कैसे अप्रोच करते हो व्हेन यू ऑडिशन दैट कैरेक्टर? फिर जब तुम करते हो तब का भी बताना। ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल ललूश के लिए जब मुझे ऑडिशन कॉल आया तो मैं गया। अब कभी कभी क्या होता है कि ना कैरेक्टर इन्फो हमें या तो बता दिया जाता है या सामने रखा होता है कभी कभी कि प्रिंट होके ये कैरेक्टर है, इतने साल का है, और एक पूरा ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कभी कभी। या कभी कभी डायरेक्टर होता है वो बता देता है अपनी तरफ से कि ये इस एज का कैरेक्टर है और राजा है, तो आवाज़ जो है वो थोड़ी भारी होनी चाहिए, थोड़ी वैसी होनी चाहिए, बेसी होनी चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि राजा है, लेकिन ऐसा भी लगना चाहिए कि स्टूडेंट है, क्योंकि वो स्टूडेंट राजा बनता है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो ये सब जब पता चल जाता है, जब ये इन्फो आ जाती है, उसके बाद फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। हमेशा ये इन्फो आती है डायरेक्टर की तरफ से, या कभी कभी तुम्हें पूछना भी पड़ता है? कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ अगर मुझे डाउट होता है। वैसे जनरली तो बता देते हैं, ठीक है, जनरली बता देते हैं कि यार ये ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम बता देते हैं क्या कैरेक्टर है तुम्हारा, क्या कैरेक्टर है और किस एज का है, और उनके पास अगर कोई डाउट होता है या कुछ भी होता है तो वो भी बता देते हैं कि यार अदनान ये ना सही नहीं आ रहा, ये थोड़ा और वो तो नेक्स्ट स्टेप है, वो तो नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है। ये तो पहले ऑडिशन, हाँ ये पहले है, ऑडिशन में जबान खोलने से पहले वो मुंह खोलने से पहले ये सब चीजें पता होनी चाहिए, मैं क्यों खोल रहा हूँ मुंह। हाँ मैं घुसा, उन्होंने हाय हेलो किया और उन्होंने बता दिया अच्छा कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन कि भाई ये है। तो फिर अब क्या सीन है कि मैं जाता हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ सबसे पहले कि क्या डायलॉग है, फिर मैं पायलट भी सुनता हूँ, और मैं साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें करता हूँ। मतलब मैंने कहा कि ठीक है एक बार दिखाना, वो जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे मैं लाइन इधर पढ़ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कहाँ का पॉज है, कहाँ का क्या है। उसके बाद फिर मैं डिलीवर करता हूँ सब कुछ, सारी बातें दिमाग में रख कितनी बार तुम पढ़ते हो लाइन को? ये मैं सिर्फ ऑडिशन की बात कर रहा हूँ। हाँ ऑडिशन देने एकदम नया ऑडिशन ही मैं कम से कम 1 या 2 बार ही पढ़ता हूँ लाइन। 1-2 बार पढ़ते हो, फिर तुम बोलते हो मेरे को सुना, उसके बाद फिर उसमें 1-2 बार और पढ़ते हो, या वही 1-2 बार वही हुआ है? वही 1-2 बार हुआ कि एक बार पहले मैंने वीडियो देख ली, फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी वीडियो के साथ, ठीक है, एक और बार फिर मैं टेक देता हूँ। अच्छा नहीं होता तो फिर मैं रीटेक बोलता हूँ कि नहीं यार ये एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। अच्छा नहीं होगा तो डायरेक्टर भी बोलेगा ना रीटेक? बिल्कुल, वो भी बोलते हैं कि नहीं यार। कभी कभी डायरेक्टर बोलता है अच्छा, लेकिन तुम बोलते हो नहीं मेरे को अच्छा करना है, ऐसा भी होता है? हाँ मतलब होता है ऐसा कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता, वैसे मोस्टली हो जाता है क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन गया डायरेक्टर के साथ और उसके साथ, तो डायरेक्टर समझ जाता है, साथ डायरेक्टर और आर्टिस्ट के साथ और रिकॉर्डिस्ट के साथ भी। अगर ये तीनों चीजें अगर मिल जाती हैं तो फिर बेस्ट काम होता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि डायरेक्टर को क्या चाहिए
और डायरेक्टर को भी पता है कि मुझे कैसे गाइड करना है, कि मुझे कितना खुला छोड़ना है, मुझे कितना फ्री रखना है, ताकि अगर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आए और अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार शायद वो हाँ बोल दे इसके लिए। लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं लगता अदनान कि डायरेक्टर इंजीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन का, आर्टिस्ट से कोऑर्डिनेशन तो ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है वो कैरेक्टर समझना। हाँ, उससे पहले इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स। कैरेक्टर, जब तक कैरेक्टर नहीं समझेंगे तो डायरेक्टर भी आपको कितना गाइड कर ले और रिकॉर्डिस्ट कितना गाइड कर ले या खुद आप कितनी स्क्रिप्ट पढ़ लो, तब तक आपको नहीं समझ आएगा जब तक आप सामने पायलट पे नहीं देखोगे कि पायलट पे उसका रेंज कितना है, उसने कितना प्रोजेक्शन, कितना थ्रो रखा हुआ है और किस तरीके से लाइन बोली गई है। अब अगर ललूश भी ब्रिटानिया बोल रहा है कि क्या हुआ, तुम गोली क्यों नहीं चलाते, तुम्हारे सामने एक स्टूडेंट ही तो खड़ा है, या तुम्हें एहसास हो गया है कि सिर्फ वही लोग एक दूसरे को मार सकते हैं, तो ये चीज जब तक मैंने पायलट में नहीं सुनी कि उसने कहाँ कहाँ किस तरीके से किस इंटेंशन में बोला है, वो सामने वाले को अगर बोल रहा है तो वो किस इंटेंशन में बोल रहा है, तो जब तक मैं समझूंगा नहीं तो मुझे नहीं समझ आएगा। उसके बाद अगर डायरेक्टर भी मुझे बोल दें कि यार ऐसे बोलो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। नाइस। और जब तुम डबिंग करने जाते हो, तुम्हारा ऑडिशन हो जाता है, जब तुम डबिंग करने जाते हो तो पहली बार कर रहे हो, पहला दिन, पहला एपिसोड, वो नया कैरेक्टर, तब भी तुम्हारा यही प्रोसेस रहता है? तुम्हारा ऑडिशन अप्रूव हो चुका है तो तुम्हें पता है मैंने ऑडिशन में क्या किया था वही करना है, या कुछ नई तैयारी करते हो? क्योंकि ऑडिशन में तो 4-5 लाइन बोलनी है, वहाँ तो पूरा एपिसोड करना है, 50-60-100 लाइनें बोलनी है। करेक्ट। जनरली क्या होता है कि अगर एपिसोड रिलीज हो जाता है ना तो मैं घर पे एपिसोड देखता हूँ पहले। ओके, नाइस। मैं एपिसोड देखता हूँ और तैयारी के साथ जाते हो? मैं तैयारी के साथ जाता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ। अगर वो पहले से रिलीज हो चुकी है तो मैं इंफॉर्मेशन भी गैदर करता हूँ कि अच्छा किस तरह का एनिमे है, क्या है। अपने दोस्तों को भी फ़ोन करता हूँ जो एनिमे देखते हैं बहुत ज़्यादा, कि यार ये कोई नया एनिमे आया है और क्या सीन है इसका। तो फिर वो मुझे बताते हैं कि यार ये ऐसा एनिमे है और कोशिश करना कि ऐसा हो। फिर मैं वॉच करता हूँ, उसको देखता हूँ। एक एपिसोड, जो एपिसोड मुझे डब करना है वो तो मैं देख कर ही जाता हूँ। अभी भी अगर वो रिलीज हो चुका है तो मैं देख कर जाता हूँ। फिर मैं जब रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ तो उससे क्या होता है कि मुझे पता है कि वो नेक्स्ट डायलॉग क्या बोलेगा। और कभी कभार क्या होता है कि मैं लाइन जो है ना घर से बनाकर जाता हूँ कि एक बार ना मैं ये लाइन बोल के देखूंगा, अगर पसंद आई तो ठीक है, अगर उनकी तरफ से कोई रेफरेंस आया तो फिर ठीक है, वो भी ले लेंगे। तो सच बोल रहा है सब? हाँ सही है यार, तो बड़ा अच्छा, बड़ी मेहनत करता है मतलब। अगर हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ तो फिर आर्टिस्ट की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ और अगर मैं कोई कैरेक्टर डब कर रहा हूँ तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं बहुत ही परफेक्ट कर देता हूँ या कर देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा करने की। हाँ, मैं वही बोलने वाला था, वो जरूरी नहीं है, वो तो बात डायरेक्टर बताएगा। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अपनी कोशिश पूरी करते हो? मैं अपनी पूरी कोशिश पूरी करता हूँ। कई बार चीज़ें बनती हैं, कई बार नहीं बनती हैं। कई बार जब रिलीज हो जाता है, मैं रिलीज होने के बाद भी देखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ, फिर मुझे लगता है कि यार नहीं, ये इंटोनेशन मैंने गलत ले ली, या यहाँ नुक्ता नहीं लगाया, या और बेटर हो सकता था, तो वो चीज़ें मैं करता हूँ। तुम्हें लगता है ये सही तरीका है? गोइंग फॉरवर्ड भी तुम यही करोगे? हाँ, अभी तक जितनी मेरी नॉलेज है और अभी जो मेरा अभी क्राइटेरिया है उसमें तो मुझे लगता है कि हाँ मैं करूँगा। मतलब होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, लाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर वो कोई नेक्स्ट लाइन बोल रहा है और अगर मैंने देखा है, मैंने एपिसोड देख रखा है और स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, मैं सब मैच करता हूँ कि मेरे दिमाग में जो लाइन चल रही है वो, स्क्रिप्ट में जो लाइन लिखी है वो, और डायरेक्टर जो लाइन बोल रहे हैं वो, तीनों मैच करता हूँ। और अगर मुझे लगता है तो मैं बोल देता हूँ कि यार एक ऑप्शन ले लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो रख लेना आप। सही है यार, मतलब ऐसा मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अदनान शकील का जन्म ही डबिंग करने के लिए हुआ है? मुझे भी ऐसे ही लगता है। तूने वाली डॉक्यूमेंट्री देखी है बीइंग जॉर्ज क्लूनी? नहीं। मैंने 2-3 बार अपने पॉडकास्ट में भी जिक्र किया, मैं जहाँ पे जाता हूँ उन सबको साथ ही बात करता हूँ। डबिंग इज मोर ऑफ लोकलाइजिंग द कंटेंट। करेक्ट, ठीक है। डबिंग वर्ड कॉइन भी नहीं, वैसे तो जो फिल्म शूट होती थी उसके बाद में डबिंग करते थे जब सिंक साउंड नहीं करते थे, ठीक है। बट अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डबिंग यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर उसका जो मतलब है लोकलाइज करना कंटेंट को, क्योंकि लोकलाइजेशन में बहुत बड़ी ताकत होती है। नहीं, बहुत बड़ी ताकत है लोकलाइजेशन की। जो हम लोग फिल्म डब कर रहे हैं या सीरीज डब करते हैं, कोई भी कंटेंट डब कर रहे हैं, सोचो ना कहाँ किस लैंग्वेज में बना है। अभी मैंने पिछला एक पॉडकास्ट किया जो देखा होगा लोगों ने,
है ना, वैभव कुमरेश के साथ किया। उन्होंने ये कि जापान में एक एनीमे बन रहा है, उसके बिहार में, झारखंड के गांव में लोग इतना फैन होंगे। कभी उस एनिमेटर ने सोचा था अपना कैरेक्टर डेवलप करते समय? नहीं सोचा था, बट लैंग्वेज लोकलाइजेशन की वजह से, आपके कैरेक्टर की डेप्थ की वजह से, उसके इमोशंस की वजह से, कहाँ कोने कोने में लोग पहुंच रहे हैं, वो कैरेक्टर पहुंच रहे हैं और वो लोग पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट लोकलाइजेशन। लोग एक्चुअली कंफ्यूज भी कर देते हैं टॉपिक कि यार ये रेफरेंसेस क्यों चेंज कर रहे हो, ये क्यों चेंज कर रहे हो, कि भाई हम तो इंग्लिश में ही कंज्यूम करते हैं, हम थोड़ी देखते हैं हिंदी में। हाँ, तो वो टारगेट ऑडियंस नहीं होती, टारगेट ऑडियंस वो होते हैं जो उसको नहीं समझ पाते। एग्जैक्टली। तो वो उनको ये जो अडेप्टेशन हो रहा है हिंदी में, वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि वो चीज जो है ना, वो जो पंच है, वो ओरिजिनल में उतना अच्छा नहीं लगता जितना वो हिंदी डब में लगता है। ऐसे तुम्हारे पंचेस का मैंने एक पिंक विला में आया था, या पिंक विला जिसमें तुम लोगों ने बात की थी काइजू नंबर 8 के बारे में। तो काइजू नंबर 8 से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, किसी ने पूछा है, अभिजीत कुमार ने। अभिजीत कुमार 471, हेलो अमित सर, अदनान भैया, हाउ आर यू? काइजू नंबर 8 में रेनो इचिकावा को डब करने का कैसा एक्सपीरियंस हुआ? वो कैरेक्टर हमेशा काफका को मोटिवेट करते रहता है। ऑल्सो शेयर योर ऑडिशन एक्सपीरियंसेस। कैसे मिला है काइजू नंबर 8? बैक टू द अगेन सैड स्टोरी। फिर दोबारा सैड हो गया था, फिर दोबारा चला गया था। जैसे मैंने कहा कि भैया 1 साल मतलब वो डगमगाता रहा। काइजू तुमको बाद में मिला ना, ललूश के बाद? हाँ, ललूश के बाद में। तो ललूश तक भी उसके बाद भी तू सैड? उसके बाद भी मैं सैड हो गया था। कुछ हो नहीं रहा है, मैं जा रहा हूँ मम्मी। सेम मैंने मम्मी पापा को बोल दिया कि यार अब 1 साल और बचे हैं डिग्री के, चले जाते हैं। ठीक है, मैंने तो दिल्ली में ये भी पता कर लिया था कि क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, कहाँ फिल्म सिटी है, क्या है, सब कर लिया था। फिर मैं जब वापस आया, फिर मैंने जैसे आपको कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है जनरली कि जब भी मैं छोड़ने की बात करता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि आदमी सोचता है कि रुक जा यार, कहाँ जा रहा है। मुझे ऑडिशन का दोबारा एक मैसेज आया, मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, और जनरली बताते नहीं है कि क्या ऑडिशन है, क्या है। एक बताया कि एक एनिमे का ऑडिशन है और ऐसे ऐसे है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं गया ऑडिशन। अब मैंने जैसे आपको बताया था, मेरे सामने कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन था इस बार सामने, तो मैंने पहले पढ़ा कि क्या एज है, क्या है, कैसा है। कि जैसे कि उसने बताया कि वो काफका को मोटिवेट करता रहता है, तो वो सारी लाइंस लिखी हुई थी कि भाई मोटिवेट करता है ये वो। सीन प्ले हुआ, मैंने ऑडिशन दिया, और मैं तो सच बोलूं, मैं तो डिसअपॉइंट होकर ही गया था। मुझे लगा था कि यार थोड़ा और बेटर कर सकता था, और मैं था कि यार ये भी गया हाथ से। मतलब मैं उस टाइम उस मूड में चल रहा था कि यार ये भी गया हाथ से और कुछ नहीं होगा। फिर मुझे कॉल आया, दयाल भैया जो कि डायरेक्टर हैं काइजू नंबर 8 के, उनका मेरे पास कॉल आया कि यार आ जाना, अप्रूव हो गया है, डब करने आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया, मैंने डब किया, और जब मैं डब कर रहा था तो जैसे एनिमे मैंने बचपन में देखे हैं, चाहे वो पॉकीमोन हो, चाहे वो मॉनसूनो करके एक शो आता था, बहुत पुराना शो था मॉनसूनो करके भी, उसके अंदर भी मॉन्स्टर्स वगैरह थे। तो ये सारे शोज जो मैं देख के बड़ा हुआ था, वो बिल्कुल वैसा ही शो था। और एक शो मैंने देखा था अटैक ऑन टाइटन, तो वो भी मैंने जब देखा था, उसके बाद एकदम थोड़ा वैसे रिजेम्बलेंस थी उसकी स्टोरी लाइन और उसमें। और जब मैं उसको डब कर रहा था तो मैं नॉस्टैल्जिक हो गया बहुत कि यार ऐसा ही शो तो डब करना था। ये है क्या एनिमेशन है, क्या एक्शन है, क्या डायलॉग्स है, क्या पंच लाइन्स है, हर एक चीज। तो मजा आया डब करने में। और तुम्हारा ऑडिशन अप्रूव हुआ और तुम करने चले गए। कितने एपिसोड्स किए? वो 11 एपिसोड्स किए, 11 या 12। तो उसमें कैसे तुम डायलॉग्स तुम लोगों ने इम्प्रोवाइज भी किए थे? 100%। कुछ कैसे डायलॉग्स थे? जैसे कि एक रेफरेंस डाला था कि यार एक बार वो कमेंट, जैसे काफका क्या होता है, वो उसको मना होता है, वो मेरा जो कैरेक्टर है वो मना करता है काफका को कि यार अभी यहाँ काइजू नहीं बनना है, नहीं तो डिफेंस फोर्स वाले जो काइजू को मारना चाहते हैं वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, जबकि हम खुद डिफेंस फोर्स में काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अब लाइन जो थी वो ऐसी थी कि नहीं, वो काइजू बनेंगे क्योंकि वो सुनते कहाँ हैं, ऐसा कुछ लाइन थी। मतलब इसकी भी सिंपलर फॉर्म थी। तो मेरे दिमाग में लाइन आई कि यार एक बार वो कमिटमेंट कर ले तो वो अपनी भी नहीं सुनते। तो मैंने उनको पूछा कि यार ये लाइन ले, तो उन्होंने कहा हाँ ले ले। तो वो उस लाइन का पंच बन गया। तो फिल्मी डायलॉग यूज किए? तो फिल्मी डायलॉग मैंने यूज किए, इसलिए नहीं क्योंकि करना था, मुझे लगा कि यार कंटेक्स्ट के हिसाब से भी सही जा रहा है, और डायरेक्टर को भी लगा कि यार कंटेक्स्ट के हिसाब से सही जा रहा है तो कर दो, क्योंकि यही चीज वायरल करवाती है फिर। और क्रंची रोल को पसंद आया? हाँ, उन्होंने रखा। हमने ऐसा नहीं है कि यही लाइन ली थी, ऑप्शन भी रखा।
तो Nice. उनको पसंद आया उन्होंने। तो मतलब एक वॉइस आर्टिस्ट जब अपने जब कंटेंट को समझता है, अपने डायलॉग्स बना सकता है, तो एक एडेड एडवांटेज होता है 100%। है ना? 100%। प्रोजेक्ट के लिए भी डायरेक्टर को भी मजा आता है ना, उसके साथ काम करने डायरेक्टर को भी मजा आता है। में। अमेजिंग यार अदनान यार, थैंक यू भैया। तुमसे यार बात करके मेरे को बड़ा ही मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। तू बोलता भी बड़ा अच्छे से है ना, अरे, स्माइल भी अच्छी है मेरी तरह। थैंक यू। हाँ, थोड़ी हम दोनों की खुली खुली स्माइल है थोड़ी। ये लोग बहुत कमीने लोग भी हैं जो देखते हैं ना, कुछ कुछ लोग बड़ी गालियां देते हैं मेरे को बोलते हैं कि तू क्यों बोल रहा है, बोलने दे ना बोलने दे। सामने। हाँ। बट ठीक है। एक तक्ष रावल करके एक बंदा है, वो पूछता है कैन यू टेल मी मोर रोल्स ऑफ अदनान नॉट ऑन एनीमे बट अदर कंटेंट। तो बता दो कुछ क्या क्या तुमने अलग अलग किया। जैसे कि द समर एट प्रिटी सीरीज आई थी, उसके अंदर मैंने स्टीवन को किया था डब। फिर मैंने एक कोरियन सीरीज की थी, क्वीन ऑफ टीयर्स भी की है मैंने, उसके अंदर भी है। फिर अभी लेटेस्ट सीरीज आई है अमेजोन प्राइम में, द बॉन्ड्समैन करके। ओके। अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक और सीरीज आई है कॉट करके, और एक कसांड्रा करके भी आई है। तो ये कुछ हैं एनिमे नेटफ्लिक्स शोज हैं जो मैंने किए तो हैं। थिएट्रिकल फिल्म की है तुमने? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक कोई थिएट्रिकल फिल्म नहीं किया? नहीं। हर्ष मोस्ट वांटेड बाय 297। अमित सर, अदनान शकील से समर टाइम रेंडरिंग में डबिंग एक्सपीरियंस के बारे में जरूर पूछना, कैसा रहा? बहुत अमेजिंग, क्योंकि उस टाइम मैं एकदम हसल वाले पीरियड में था, क्योंकि मेरा वो सेकंड शो था जो कि मैंने डब किया था। तो मैं एकदम जाता था स्टूडियो में, एकदम चिल होके डब करता था, और एनिमे था सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस टाइम तो क्रंची रोल नहीं था। क्रंची रोल तो आए 2023 में, तो वो हॉटस्टार के लिए था। तो उसकी स्टोरी लाइन हो, कैरेक्टर हो, वो बहुत तगड़ा शो है। अगर जैसे कि आपने अगर इंसेप्शन देखी है, और अगर आपको टाइम ट्रेवल मूवीज या इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है, तो वो एक परफेक्ट शो है। और वो बहुत अच्छा शो था, मुझे बहुत मजा आया उसको डब करने में। डबिंग करते हुए मजा आया? बहुत ज्यादा। डबिंग करते हुए हमको कभी कभी लगता है ना, एक कैरेक्टर के साथ हम भी वो लाइव जी रहे हैं, करेक्ट है ना? करेक्ट। बड़ा मजा आता है, बहुत मजा। और हर दिन कभी कभी 2-3 डब होते हैं तो 2-3 कैरेक्टर जी के आ जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। फन है ये वैसे ही है बहुत ज्यादा। कभी कभार, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने आपकी एक स्टूडियो में एक शो किया है, तो जब मैंने वो डब किया और मैं वापस घर गया, तो मैंने सोचा कि यार आज कुछ किया है, मजा आज आया। बहुत मजा आया कि चलो कुछ ऐसे क्रेजी फाइट सीन्स हो रहे हैं, क्या क्या बनाते हैं ये लोग। और एक मैंने कुछ दिनों पहले तेरे से गाना भी तो गवाया था, रैप सॉन्ग। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं भाई क्या, उस दिन भी मैं गया था, उस दिन तो मैं, मेरे मम्मी आप आए हुए थे, तो मैंने क्या कि एक रैप करके आया हूँ मैं ऐसे ऐसे, और मेरे को अमित भैया ने बुलाया था कि भाई हमारा लौंडा रैपर है, उसी को बुलाओ। तो मैंने कहा कि करके आया हूँ, तो वो भी मुझे बहुत मजा आया। रैप पे आएंगे थोड़ी देर बाद, अभी कुछ कुछ चीजें खत्म करता हूँ। तुम्हारे म्यूजिक की जो जर्नी है, म्यूजिक तुमसे कितना जुड़ा हुआ है, फ्यूचर में भी तुम म्यूजिक से रिलेटेड कुछ करने वाले हो? बिल्कुल, वो सब अभी आगे बात करेंगे, अब बने रहिए, अभी कुछ सवाल और हैं। जैसे एक मैं चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे तुमने डॉक्टर स्टोन में क्रोम किया है, तो डॉक्टर स्टोन का क्रोम, कोड गियस का ललूश, और काइजू नंबर 8 का रेनो, इन तीनों में से कौन सा कैरेक्टर सबसे टफ था और क्यों, ये मेरे को बताओ तुम। टफ मॉड्यूलेशन में क्रोम था। कैसा था उसका मॉड्यूलेशन? क्रोम जो है वो काफी ग्रफी बोलता है, हेलो दोस्तों मैं हूँ क्रोम। ओके। तो वो ऐसे बोलता है। तो जब उसके लाउड वाले सीन्स होते हैं, जब वो बहुत ज्यादा चीखता है, नहीं ऐसे करके बोलता है, तो गले पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। और अगर उसके एक एपिसोड में बहुत ज्यादा डायलॉग हो गए, तो फिर तो, क्योंकि हम एक दिन में भी 3-4 एपिसोड डब करते हैं, तो लगातार उसको डब करना, और अगर चीखना भी अगर शॉर्ट हो गया तो मैनेज नहीं होता। सिंग टू सिंग चीखना पड़ता है। Correct. जितना उसने जरा सा भी बाहर चले जाए तो मैनेजेबल है, लेकिन हाँ छोटा नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए दोबारा कितने रीटेक्स हुए चीखने में भी कि नहीं जा रहा, या कई बार तो ऐसे चीख देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि अब कैसे करूं। तो क्रोम काफी डिफिकल्ट था करने के लिए। नाइस। और ऑडिशन के थ्रू हुआ था? नहीं, इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक आर्टिस्ट जो थे वो पहले डब करते थे, सीजन 1 में उन्होंने किया है। ओके। और सीजन 2 वो फिर कहीं चले गए थे मेरे ख्याल से, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे फिर कौन approach किया। करते थे पहले? अक्षर भाई करते थे। अक्षर जोशी। अच्छा। तो वो डब करते थे वो कैरेक्टर, और वो मेरे ख्याल से चले गए थे कहीं पे, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया, नाइस। तो तब मिला मुझे। अच्छा, कुछ सवाल है। अंकुश राज पूछ रहा है कि आप क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के नॉमिनीज में से किसको वोट करेंगे? ओह, ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। कौन नॉमिनेशन में है? एक तो लोहित नॉमिनेशन, लोहित भाई हैं, राजेश शुक्ला भैया हैं, ऋषिकेश भाई हैं, और नताशा है। हाँ नताशा दी हैं,
और एक और है शायद, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। ओके, तो वो है मेनली तो मतलब जो मुझे याद है वो यही है। तो किसको वोट करोगे तुम? मैं किसको वोट करूंगा पर्सनली? नहीं बताना है ना अब भाई, तुमको नहीं बताएंगे नहीं वोट। हम बताऊंगा क्यों मैं। बताएं वोट? हम किसको सही बात है, डालेंगे? मैं कौन सी नहीं पार्टी को वोट डालेंगे हम? सही बात है, सीक्रेट होना चाहिए कुछ। बट हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगे उसको आप वोट लोग डालिए। उसको वोट करो, जरूर करो। ठीक है, तो वही अंकुश राज का एक और सवाल है, पूछा अंकुश ने, तो तुमसे पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा मजा किसको डब करने में आता है? एनीमे कैरेक्टर्स, के ड्रामा कैरेक्टर्स, या मूवी में कोई कैरेक्टर्स हो, लाइव मूवीज में? मोस्टली मुझे एनिमे कैरेक्टर्स डब करने में मजा आता है, ओके, क्यों? क्योंकि एनिमे कैरेक्टर्स होते ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग स्टोरी लाइन, वैरायटी है जो उसमें, एग्जैक्टली वैरायटी है, जो उसमें स्केल है, स्केल है, वो हर एनिमे शो का अलग होता है ना? हर एनिमे शो का। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी एनिमे में स्टोरी लाइन रिपीट हो रही हो। हर एनिमे शो तरह तरह के कंटेंट है, तरह तरह के। फेवरेट एनीमे कौन सा आपका, ये भी पूछ रहा है। मेरा फेवरेट एनिमे है अटैक ऑन टाइटन। क्यों? बस उसकी स्टोरी लाइन, उसके 4 सीजन हैं और वो 4 सीजन प्योर पीक है, सिनेमा है। नाइस, एक्चुअली। अच्छा, आपने वॉइस इंडस्ट्री में एंट्री कैसे मारी, ये आपने सुन लिया होगा। आपकी वॉइस एनीमे कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है और मेरे को जापानीज डब की फीलिंग आ जाती है। तारीफ कर रहा है तुम्हारी। ओह, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अंकुश राज अकुमा पूछ रहे हैं कि आप अपना वॉइसिंग एक्टिंग करियर के साथ एक म्यूजिक आर्टिस्ट कैसे बैलेंस करते हो? कैसे बैलेंस तो करते हो? म्यूजिक का अभी थोड़ा सा बात करते हैं, म्यूजिक के बारे में। ठीक है। तो जिसको नहीं पता है, देखो भाई, अपना जो लौंडा बैठा है सामने बड़ा टैलेंटेड है, जो रैपर कृष्णा है ना। बिल्कुल, हाँ, मैंने कृष्णा, वो तेरा हाँ, वो मैंने cover किया था इसने एक गाने कवर का। सॉन्ग बनाया था और कृष्णा ने भाई कमेंट किया था उसके अंदर। लड़का खुश हो गया था हमारा। बिल्कुल वेरी बिल्कुल। नाइस। तो कृष्णा कौन सा गाना था, जरा तुम सुना के बताओ। उसका फॉल ऑफ था, तो उसके स्टार्टिंग का वर्स मुझे हल्का हल्का याद है, मैं गा देता हूँ। हाँ, गाओ। हाइप बने जब से मेरी हाइप बने, लाइफ में न मिले मुझे मेरे सगे भाई बने, माइंड करे पर कभी ना ग्राइंड करे, जेनोसाइड लगे जब माइक पे मेरी थोड़ी वाइब बने, किलस बात मुझसे बड़े 5 साथ इनकी मिले यहाँ लाश। इतना ही याद है मुझे, इतना ही था। तेरा फ्लो तो बड़ा सही है ब्रो। हाँ, ये तो खैर कृष्णा का है, मेरा पर्सनल फ्लो भी मैं कर लेता अलग हूँ। हाँ, मतलब मैं मोस्टली इंस्पिरेशन तो उसी से लेता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कृष्णा ने जब उन्होंने देखा तुम ये लड़का गाया मेरा गाना? उन्होंने फायर इमोजी भेज दिए बस। अच्छा, फायर भेजी, ये आग लगा दी। फायर लड़का, ये आग लगा दी, आग लगा दी। हाँ। तो ये गाने डबिंग का तो तुमने बताया कि बचपन से घर में डीवीडीज देखते थे। गाने का, रैप करने का कैसे शौक चढ़ा? वो भी मुझे कृष्णा से ही चढ़ा। अच्छा। एक्चुअली क्या था कि 2018 में, ये एकदम बहुत नया कॉन्सेप्ट है, शायद आपको पता होगा। तो 2018 में एक बीफ हुई थी एमवे और रफ्तार की। तो जब वो बीफ हुई ना, उसकी वजह से काफी लोगों को एक्सपोजर मिला हिप हॉप का, रैप का। क्या हुई थी? बीफ हुई थी। बीफ बोलते हैं? मतलब हाँ, बीफ है, जैसे आपकी और मेरी लड़ाई हो गई तो डिस्ट्रैक्स तो डिस्ट्रैक्स क्या होता है, वो बीफ ही होती है, लड़ाई हो रही है। बीफ मतलब उस कॉन्सेप्ट को बीफ बोलते हैं Beef जब बोलते लड़ाई हैं। होते है। हाँ। और जब ट्रैक निकालते हैं उसने उसके अगेंस्ट डिस्ट्रैक्ट वो डिस्ट्रैक होता है कि अगर आपके खिलाफ मैंने ट्रैक निकाला था, वो डिस्ट्रैक हुआ, तब काफी लोगों ने हिप हॉप सुनना शुरू किया होगा। हाँ। तो उनमें मैं भी था। मैं तो पता नहीं क्यों हर जगह पहले ही आ जाता हूँ हर चीज में। ठीक है, तो सही है। तो अब तेरे को ना कोई भी चीज क्रिएटिव दिखती है तुम्हारी, दिखती है, मैं सोचता हूँ कि भाई ये करना है, मेरे को करना है, ये करना है। एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं, मुझे लगता है कि अरे यार, ये मैं भी ये कर सकता हूँ। तेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, मैं भी उन्हीं में से हूँ। ठीक है भैया। Nice. तो फिर मैंने रफ्तार को सुनना शुरू किया, एमवे को सुनना शुरू किया। फिर एक और बीफ हो गई कृष्णा वर्सेस एमवे की। तब मैंने कृष्णा को सुनना शुरू किया। जब मैंने कृष्णा का रैप सुना तो मुझे काफी रिलेटेबल लगा, क्योंकि उसने भी जब लिखना शुरू किया था तो वो 14 साल की उम्र में शुरू किया था लिखना, और मैंने भी जब शुरू किया था तो मैंने डबिंग 14 साल की उम्र में शुरू की थी। मुझे काफी रिलेटेबल लगा कि यार, अच्छा उस टाइम क्या था कि ना, जैसे कि उसको जब वो रैप करता था कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था, ऐसे मैं डबिंग करता था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था। स्कूल के बच्चे अपना अलग मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, कोई समझ नहीं रहा, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि यार ये क्यों नहीं समझ रहे कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो मैं गाने सुन सुन के निकालता था उसके। कि उसकी एक लाइन है कि आज भी नहीं करता मैं बात ज्यादा, 14 साल की उम्र में चुना मैंने रास्ता था। तो ये लाइन मुझे बहुत रखती है, क्योंकि मैं भी ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मुझे किसी से बात करना ज्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ मैं। तो वो लाइन मुझे बहुत हिट करी कि यार 14 साल की उम्र में चुना रास्ता था। तो फिर मैंने कृष्णा को सुनना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि यार चलो रैप ट्राई करते हैं, एक बार लिख के देखते हैं। फिर मैंने लिखना शुरू किया, फिर कुछ बना, कुछ नहीं बना। फिर मैंने सोचा कि यार एक बार ना गाने वाने बना के देखता हूँ, थोड़ा देखता हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ।
तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने लोगों को गाने भेजे, वो कहते कि यार अच्छा बनाया है। तो अपना कोई गाना सुनाओ यार, रैप सुना दो मैं आपको। तो मैंने अभी एक लेटेस्ट गाना लिखा है मैंने, जो कि रिलीज कर दिया। रिलीज नहीं कर रहा है। तो यहाँ लेकिन पहली बार मैं- विचार एंड वाइब्स विचार एंड वाइब्स पे पहली बार मैं स्निपेट दे रहा हूँ नाइस कि, और उस गाने का नाम है, मैं मतलब गाना भी, वो नाम भी अनाउंस कर देता हूँ। क्या बात उसका नाम है आई हैड अ ड्रीम, है। ओके, जो कि मेरी मुंबई जर्नी के ऊपर है। अरे वाह। तो उसकी लाइन कुछ ऐसी है कि आई हैड अ ड्रीम, जब बताता हंसते थे लोग, क्लास भी 9 अंडर द ब्लैंकेट करता था रिकॉर्ड, लेकर OnePlus का फोन X। खास नहीं थे मार्क्स बट ज्यादा थे मेरे वो सर्व्स, आई वॉज अ लॉस्ट किड, जिसका आर्ट में लगता था मन, मुझ पे हंसते थे स्कूल के बच्चे देखकर मेरे डब्स, और आज उन्हीं के कारण बिकता मेरा हर लफ्ज। क्या बात है यार, शाबाश। तो जिन डब्स को देखकर कभी लोग हंसी मजाक में उड़ा देते थे कि भाई ये क्या कर रहा है, बोलना ही तो है, आवाज ही तो निकालता है तू, मिमिक्री कर लेता है या कुछ ऐसा, तो आज वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, बट मैं उनसे बेटर कर रहा हूँ। मतलब क्या कर रहे हैं, हो सकता है कोई और अच्छा भी कर रहे होंगे, बुरा भी कर रहे होंगे, बट मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि कभी किसी को से जज मत करो। एग्जैक्टली है ना, सब अपनी लाइफ में अपनी जर्नी पे निकलते हैं। किसी को बचपन से वो जर्नी दिख जाती है तो लोग बोलते हैं ये क्या कर रहा है, है ना, लोग उसको उस अपने उस सपने को, थ्रेड को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो तुमने वहाँ से उठाया है, वहाँ से उठा के तुम यहाँ तक लाए हो अपनी जर्नी को, और आगे अभी तो बहुत जर्नी तय करनी है। बिल्कुल, बट वेरी नाइस, थैंक यू यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये गाना जब इसका म्यूजिक वीडियो कैसा प्लान किया तूने? इसका तो अभी खैर एक लिरिकल वीडियो ही आएगा, बल्कि मैंने बहुत अच्छा कवर आर्ट बनाया हुआ है, तो वो जल्दी आएगा आपके सबके सामने, और स्पॉटिफाई वगैरह पे हर जगह आ जाएगा। तो अगर पसंद आएगा तो सुनना और शेयर करना। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और अभी मेरे को एक रैपर तो बहुत पसंद आ रहा है इंडिया से, जो आ रहा है हनुमान काइंड। बिल्कुल, और उनके म्यूजिक वीडियोस मेरे को बहुत पसंद बहुत तगड़े, बहुत तगड़े, जो इंडियन कल्चर वो दिखा रहे हैं। मेरे को ऐसे ही म्यूजिक वीडियो बनाना है। जब तो कोई अच्छा गाना लिख तो डन सीन है, मैं डायरेक्ट करूंगा। डन सीन है भैया, डन है, म्यूजिक वीडियो बनाएंगे मस्त, डन है, और छा जाएंगे। डन सीन है, क्या बोलता है? डन है, 100%, है ना, 100%। वेरी नाइस। तो अभी क्या है, म्यूजिक को लेकर क्या प्लान है आगे, रैप को लेकर? रैप को यही है कि मैं रैप और म्यूजिक बनाना। तो अभी तुमने कुछ बनाया है ना गाने? हाँ, मैंने स्पेशली मैंने एक पंक रॉक अभी एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं पंक रॉक म्यूजिक बना रहा था, जो कि अभी बाहर भी और इंडिया में जो है वो अभी रॉक म्यूजिक जो है वो खत्म हो गया है। अब रॉक ज्यादा लोग सुनते नहीं है क्योंकि ऑडियंस जो है वो रैप की तरफ शिफ्ट हो गई है। पंक क्या होता है जरा बताओ, कोई एक दो गाने बताओ पंक वाले। पंक वाले अगर मैं गाने बताऊं फेमस वाले, तो बेसिकली डिज्नी शोज के जो गाने होते थे, जैसे बेस्ट ऑफ लक निकी का गाना है, पागल ये पागल वो, ऐसे एकदम रॉक, गिटार चल रहा है, ड्रम्स चल रहे हैं पीछे। और बेसिकली पंक का है कि भाई आप जो नेचुरल हो, कि भाई मैं तो ऐसे ही हूँ। तो जो पंक जो लोग होते हैं उनके बाल ऐसे स्पाइक्स होते हैं, हाथ पे नेल पॉलिश, नाक पे वो, कान के अंदर बाली वगैरह पहन के, और वो मतलब उनके अंदर कोई शर्म नहीं होती। वो जैसे अंदर से हैं वैसे ही एकदम बाहर से। सही है। तो तुमने ऑलरेडी गाने कुछ रिलीज किए हैं, करेक्ट? करेक्ट। और तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे? हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। कैसे कैसे गाने हैं? सब मतलब रैप है? अभी मैंने एक नया चैनल खोला था फॉलन पंक के नाम से, तो उसके अंदर मैंने पंक सॉन्ग्स डाले हुए हैं। अच्छा। बट अगर आप मेरे स्पॉटिफाई पे जाओगे तो उसके अंदर हिप हॉप और रैप सॉन्ग्स और पंक सॉन्ग्स दोनों हैं। अच्छा, स्पॉटिफाई में तुमने सब? स्पॉटिफाई पे मेरे सब सॉन्ग्स हैं। नाइस नाइस। अब फ्यूचर में तुम ये प्लान कर रहे हो वाला गाना, आई हैड अ ड्रीम? आई हैड अ ड्रीम भाई जब ये रिलीज होगा बताना। डन भैया। विचार एंड वाइब्स में भी हम उसकी एक रील बनाएंगे, टांग टांग टांग। वेरी नाइस। कुछ सवाल और हैं मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सोशल विशु 1 पूछता है, अगर आपको मार्वल के कोई कैरेक्टर को डब करने का मौका मिले तो कौन सा कैरेक्टर चूज करेंगे आप? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन किसी भी फॉर्म में हो, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरा तो वो ड्रीम कैरेक्टर है। ओके। क्या आपके पास के लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप वॉइस एक्टर हो, मैं आपकी वॉइस सुनी है? लाइक शेयर एनी फैन मोमेंट एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद योर फैन? ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऐसा हुआ था, मैं अभी जब नागपुर गया था, लेकिन वो थोड़ा वाइस वर्सा था, क्योंकि मैं जिनका खुद कभी फैन था, शानूर मिर्जा भैया, तो मैं उनके साथ नागपुर गया था एक कॉस्कॉन इवेंट के लिए। अच्छा। तो वहां पे मेरा इंटरेक्शन हुआ था फैन से, जिन्होंने मेरा काम देखा है और जिन्होंने आवाज सुनी है, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था।
और बाकी मेरा जो एज अ फैन इंटरेक्शन था वो वही था कि मैं शाहरुख मिर्जा भैया के साथ गया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा लगता है, मजा आता है जब बहुत ज्यादा। सब मैंने लोग- वही कहा ना, मेरे को कभी यकीन ही नहीं होता कभी कभी, जो आपने कहा कि मुझे लगता है कि तू बना ही इस काम के लिए था। तो यकीन करना शुरू कर दे, ठीक है। हाँ अभी अमेजमेंट अच्छी बात है ना। अभी इसको जीना शुरू कर दे, डन भैया। ठीक है, मजा आ जाएगा तेरे को देख। तो जो लोग वॉइस एक्टिंग में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ एक एडवाइस देना चाहता है? बस अपने स्किल्स पे काम कीजिए। very सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी कैसे ना कैसे भी, लेकिन जब तक स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, जब तक आप माइक के सामने अच्छे नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये सोच के आना कि आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रहे हो, और खुद के ऊपर भी और अपने पेरेंट्स के ऊपर भी। तो ये थोड़ा सोच के आना। तो बस यही है। गुड। मिथिक डेविल 8623 पूछते हैं, अदनान भाई आपका क्या विचार है क्रंची रोल बेस्ट हिंदी वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस पर, और आपको क्या लगता है इट वाज गुड और बैड? अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि अच्छा ही अगर किया होगा तो लोगों को पसंद आया होगा, इसलिए शायद उनको अगर नॉमिनेट तुम्हें कोई किया ऐसा होगा। आर्टिस्ट या कोई ऐसा कैरेक्टर याद है कि यार वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था, उनको भी नॉमिनेट होना चाहिए था, या मैंने भी तो अच्छा किया था, मुझे नहीं। नहीं नहीं ऐसा अभी मेरे दिमाग बट में जिनको नॉमिनेट नहीं है। किया है वो काफी अच्छा है, काफी अच्छे हैं। नहीं, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल। फिर से पोके शॉट्स ने पूछ लिया, कितने सवाल पूछता पोके शॉट्स, बट थैंक यू। माय क्वेश्चन फॉर अदनान सर इज, कैन यू शेयर अस योर एक्सपीरियंस ऑफ वॉइसिंग कैरेक्टर्स एनिमे शोज? ये अदनान बता चुका है बता ऑलरेडी, चुका हूँ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है अदनान का। द ग्रेट डिटेक्टिव पूछ रहे हैं कि अदनान इज ऑल्सो माई वेरी गुड फ्रेंड। पता चल गया कौन है ये? नहीं मैं नहीं जानता, पर ठीक है। अदनान इज ऑल्सो माई वेरी गुड फ्रेंड, माई बेस्ट विशेस टू अदनान एंड ही ऑलवेज अचीव सक्सेस। अच्छा, सिर्फ तारीफ कर रहे हैं Thank you so तुम्हारी, much, द ग्रेट thank you so डिटेक्टिव। और तुमने नाम भी वैसे ही रखा, कोई पहचान नहीं पाया, पहचान नहीं तुम्हारा पाएगा। दोस्त तुमको पहचान नहीं पा रहा। बताओ। चल एनीवेज, थैंक यू। हर्ष मोस्ट वांटेड भाई फिर से पूछा, अदनान भाई बहुत जबरदस्त डबिंग करते हैं, स्पेशली कोड गीज एंड समर टाइम रेंडरिंग में, बहुत अच्छी डबिंग। तारीफ भी हो रही है तुम्हारी बीच थैंक यू बीच सो में। मच, थैंक यू सो मच। अभी कि नोबडी ने बोला है कि ही इज स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एंड वेरी गुड परफॉर्मर, थैंक्स टू विचारन वाइज फॉर इनवाइटिंग हिम, होपफुली ही विल गेट मोर रिकग्नाइज्ड एंड माई क्वेश्चन नथिंग मच, आई जस्ट वांट टू से दिस, वट एवर रोल ही प्लेज ही किल्ड इट। थैंक यू सो मच। हाँ, ही इज स्ट्रगल कैसा लगता है तुम्हें? स्ट्रगल है अभी भी जीवन में? सच बोलूं भैया, मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है, शुरू से ही नहीं रहा? शुरू से ही नहीं रहा। क्योंकि अगर आप जो अब ये जो नहीं मुंबई आए उनको कैसे बताऊं मैं। आप मुंबई में देखो लोग कैसे कैसे रह रहे हैं। या वही तो बोल रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि लोग कैसे कैसे मेहनत कर रहे हैं। मैं तो बहुत पास में रहता हूँ, मुझे तो ट्रैवलिंग का भी इतना वो नहीं है। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, तुम्हारा काम हो जाता है? विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। काम होना हो, लेकिन जो कि इजी एक्सेसिबल चीजें हैं वो ऑलमोस्ट मेरे पास है। नाइस। मेरे पास रहने को घर है, खाना है, और पहनने के लिए कपड़े हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं खुद को ग्रेटफुल मानता हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं सबसे बड़ी बात। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए स्ट्रगल मेरा तो नहीं है ऐसा। मैं इसको स्ट्रगल नहीं मानता। स्ट्रगल वो है जो लोग इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे काम करने आते हैं रोज, वो उनका स्ट्रगल है कि उनको सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़नी है, या फिर, और मैं बोलूंगा कि मैंने एक वीडियो देखी थी धारावी के ऊपर। तो जब मैंने देखा कि धारावी में किस तरीके से लोग रह रहे हैं और वहाँ की सिचुएशन क्या है, वो देखने के बाद तो फिर मैं भूल ही गया कि भाई मेरा कुछ स्ट्रगल नहीं, कुछ स्ट्रगल नहीं। बट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, स्ट्रगल किसी काम के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, ये तो फिजिकल स्ट्रगल की बात कर रहे हैं हम। हमको रहने को खाना, रहने को जगह मिल रही है, खाने को खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है। बट ये सब के बाद एक जो मेन मुद्दा है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, टू एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी, वो अचीव करने का स्ट्रगल, लकीली मैंने वो भी उतना फेस नहीं किया। ओके। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो मेरा क्राफ्ट, या मेरी किस्मत, या बहुत सारी चीजें। मतलब तुम अभी उसमें ये नहीं मानते कि मेरे को उसमें भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है? नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स मैं मेहनत कर रहा हूँ उस चीज के लिए, पर बात ऐसी है कि मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ ना, वो मेरे लिए स्ट्रगल नहीं है। मुझे मजा आता है करने में, इसलिए कोई स्ट्रगल नहीं है। वेरी नाइस। बहुत हैवी वर्ड है ये स्ट्रगल और ये हसल ना, बहुत हैवी वर्ड।
मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, चाहे मैं ये बोलता हूँ कि चाहे मेरे को इंसिडेंटल कैरेक्टर मिले, मुझे मजा आता है डब करने में। बहुत बढ़िया, वही इसलिए मैं यही जानना चाह रहा था, मुझे स्टेट ऑफ माइंड। मजा आता है बस। वेरी नाइस। बस क्योंकि वही मुद्दा वही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं ना, अगर उस काम को आप इंजॉय कर रहे हैं, हाँ, इंजॉय कर रहे हैं तो आप कुछ एफर्टलेसली हो जाएगा, लेकिन इंजॉय नहीं कर रहे हैं फिर आपको एक ग्लास यहाँ से यहाँ भी उठाना पड़ेगा। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी अप्रोच है लाइफ में अदनान, Thank you, तभी इतना खुश रहता था, तभी इतना चमक रहा है तू। हैं? ये चेहरे का नूर इसलिए है ये। थैंक यू। पता नहीं भैया, ये भी मुझे नहीं। यार काफी हम देर से बात कर रहे हैं, आई डोंट नो अब ये एक एपिसोड में होगा या 2 एपिसोड में होगा, ये तो बाद में पता चलेगा, बट इसको कल्मिनेट करते हैं हमारे इस विचार एंड वाइब्स के इस पॉडकास्ट को। और कल्मिनेशन के लिए मैंने ना एक रैपिड फायर राउंड तुम्हारे लिए रखा है। ठीक है भैया। मैं दागता हूँ सवाल और तुम उसके जवाब देना। डन है। सुबह उठ के सबसे पहले अदनान शकील क्या करता है? इंस्टा चेक करता है या मुंह धोता है? इंस्टा चेक करता हूँ। हे भगवान, मुझे पता था तू ये आंसर देगा। जेन जी। ठीक है, एक एनीमे कैरेक्टर जिनके जैसे तुम रियल लाइफ में बनना चाहोगे? एरन येगर, जो कि अटैक ऑन टाइटन। हाँ करेक्ट है, समझ गया मैं। जब कोई लाइन बार बार रिटेक होती है तो अंदर से क्या बोलते रहते हो तुमको? क्यों नहीं हो रहा यार, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? एनीमे या वेब सीरीज बिंज करने के लिए तुम्हें क्या पसंद आता है? वेब सीरीज। वेरी नाइस। आखिरी बार किस कैरेक्टर के लिए रात भर नहीं सो पाए थे तुम? आई थिंक लास्ट जो था वो ललूश ही था। ललूश। मतलब उसके बाद कोई ऐसा कैरेक्टर आया नहीं कि यार नहीं, ललूश के लिए तुमने रात भर प्रे किया? मैंने प्रे किया और मैं बैठा ही नहीं सुकून से। नाइस। अगर तुम्हें किसी एनिमे वर्ल्ड में घुसने का मौका मिले कि वहां तुम एंटर कर सकते हो, तो वो कौन सा होगा? चूज करना, मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ। ठीक है भैया। ब्लैक क्लोवर, कोड गियस, डॉक्टर स्टोन, काइजू नंबर 8। बढ़िया मॉन्स्टर्स मिलेंगे, मस्त एक्शन होगा। और दोस्त भी मॉन्स्टर ही है। तो मुझे बचाने का मौका मिलेगा उसको। नाइस। अगर रियल लाइफ में कोई सुपर पावर मिल जाए तो क्या चाहोगे? कौन सी चाहोगे? कि मैं स्पाइडरमैन बन जाऊं प्लीज। स्पाइडर की पावर चाहोगे? हाँ, मैं जाल निकालना चाहता हूँ। डबिंग के बाद सबसे ज्यादा किस चीज की नीड होती है तुम्हें? म्यूजिक की, चाय की, कॉफी की, या साइलेंस में बैठ जाओ बस मुंह बंद करके? अगर मैं बोलूँ कि साइलेंस में बैठ के म्यूजिक सुनने की। नाइस। अपने ही वॉइस की कोई लाइन सुनी हो तुमने, जो तुमने डबिंग की हो, लाइन सुनी हो, फिर बाद में हंसी आई हो, मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्यों बोला ऐसा कुछ हुआ? नहीं। सेटिस्फाइड रहे हो हमेशा अपने काम से? सेटिस्फाइड तो नहीं, पर ऐसा हंसी भी नहीं आई। दुख हो गया बल्कि कि यार ये क्या किया है। हाँ। अच्छा। हाँ वही, मतलब हंसना वही होता बस है। वही। शर्म भी आनी, मतलब हाँ कि मतलब यार अच्छा नहीं किया। ओके ठीक है। तुमको एक दिन के लिए किसी और कोई और वॉइस एक्टर की अगर वॉइस चाहिए होगी या मिल जाए, तो वो तुम किसकी आवाज लेना चाहोगे? विराज अदब सर। मेरे को पता था ये जवाब होगा। गुड। उनकी वॉइस है ही ऐसी। एनीमे वर्ल्ड में एक परफेक्ट डेट स्पॉट चूज करो और किस कैरेक्टर के साथ जाओगे? आई थिंक मिकासा के साथ, अटैक ऑन टाइटन। देख रहा हूँ मैं, अटैक ऑन टाइटन घुस गया है लड़के के अंदर। पर अगर मैं एरन येगर ना हूं तो, क्योंकि इन रियल वो उसकी बहन है। हाँ शायद। हाँ। अगर आपको एक विलेन कैरेक्टर की वॉइस करने को मिले जो टोटली डार्क और इविल हो, तो किस तरह से ट्राई करोगे? मैं ट्राई करता हूं, तो अगर ये विलन है तो मैं थोड़ी भारी और थोड़ी सी ग्रफी रखूंगा आवाज। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम्हारा न्याय मेरे लिए मजाक है, मैं ही हूं नियम, मैं ही हूं विनाश, और जिस दिन मेरी नजर तुम पर पड़ी उसी दिन तुम्हारी किस्मत दम तोड़ देगी। और मैं अंधेरे से नहीं डरता, मैं ही अंधेरा हूं। क्या बात है। ये एक थोड़ा सा बैटमैन टच आ गया इसके अंदर, थोड़ा ग्रफी कि आई एम द शैडोज। ऐसे सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा तुम्हें जिसकी तुमको वॉइस बड़ी पसंद आई होगी? बैटमैन, और वो भी रॉबर्ट पैटिंसन वाला। उसकी स्ट्रैटेजी यही थी कि वो अभी नया बैटमैन बनाए, तो उसको नहीं पता कि अभी उसको आवाज कितनी ग्रफी रखनी है। तो उसने अपनी आवाज जो है वो नॉर्मल बेस ही रखी है। दे थिंक आई एम हाइडिंग इन द शैडोज बट आई एम द शैडोज। तो वो ऐसे बोलता है। वो तुम्हें अच्छा लगता है? तो मुझे बहुत अच्छी है, मतलब वो उसकी कैरेक्टर की इंटेंसिटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने कैसा सोचा है वो। अगर डबिंग की जगह आपको एक एनीमे में एक्ट करना पड़े तो कौन सा रोल आप चूज करेंगे? इस बार मैं ललूश बनना चाहूंगा। ललूश। और उसकी बिल्कुल जैसे उसका लाइव एक्शन बनेगा तो उसमें एक्टिंग कर लेगा? मैं कर लूंगा। एक्टिंग करने का शौक है? हाँ। ठीक है चलो। हाँ। वेरी नाइस। ललूश का कैरेक्टर तेरे को दे दूंगा मैं। क्या तुम कभी किसी कैरेक्टर को वॉइस देते हुए इमोशनल हो गए थे या तुम रो गए हो, ऐसा कभी हुआ है कभी? मैंने एक मूवी की थी आउटसाइड करके, जो कि नेटफ्लिक्स पे है,
और उसके अंदर एक सीन है जब वो अपनी मदर से बात करता है कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते और मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मतलब वो एक्चुअली क्या होता है कि वो उसके रियल पापा नहीं होते और उसको वो प्यार नहीं मिलता जो कि एक फादर होता है। तो जब मैं उसको डब कर रहा था तो वो सीन मुझे काफ़ी टच किया उस सीन ने, तो इसीलिए मेरे पापा को भी वो सीन बहुत ज़्यादा पसंद है। वेरी नाइस। क्योंकि एक्चुअल वो ट्राई कर रहा था, रो रहा था इस चीज़ को लेकर कि यार कि मतलब है तो वो मेरे पापा ही, बेशक मैं उनका बेटा नहीं हूँ पर है तो वो मेरे पापा ही। तो वो बेशक उन्होंने scene मुझे मेरे जन्म देने वाले पिता नहीं है पर एटलीस्ट वो मेरे लिए मेरे पापा है। अमेजिंग यार अदनान, मेरे को तो मतलब पता ही नहीं चला ये इतना वक्त कैसे बीत गया। काफ़ी लंबा हमने काफ़ी shoot लंबा किया। पॉडकास्ट हो गया। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ लेकिन। और जिस तरह से तुमने बताया, जो मेरा पर्पस था इस पॉडकास्ट को करने का, तुम्हें बुलाने का, आई होप आप लोगों तक वो पहुंचा होगा। और मैंने तो वो सब बातें की हैं और आई एम श्योर ये पॉडकास्ट देख के आपके ये 1-1.5 घंटा जितना भी ये पॉडकास्ट आपने देखा वेस्ट नहीं गया होगा। अदनान बहुत मेहनती लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत दिल से काम करता है। अभी काम करना इसने शुरू किया है, आगे भी बहुत अच्छे काम करेगा। एंड अदनान, आई विश यू सब दुनिया की जितनी भी वो हैं गुड विशेस हैं वो तुम्हारे साथ हैं मेरी तरफ से, है ना। और तुम ऐसे ही काम करते रहो, अपना इनोसेंस कभी मत खोना, है ना, अपना चार्म जो है कभी मत खोना। और जो तुम्हारी खोज है वो खोजते रहो, चलते रहो, करते रहो। और विचार एंड वाइब्स में जो तुम्हारे लिए हमने ये रखा है, जो हम सबको देते हैं, ये बचता है। तुम अपना इसमें पंक म्यूजिक शुरू कर सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, है ना। थैंक यू सो मच विचार एंड वाइब्स में आने के लिए। थैंक यू। एंड आई एम श्योर आपको भी अदनान की ये जर्नी, अदनान किस तरीके से मुंबई आया, उसने किस तरीके से यहाँ काम किया, इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कौन सा मोमेंट आपको सबसे अच्छा लगा। टैग कीजिए उस टाइम कोड को। और यार विचार एंड वाइब्स को थोड़ा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए ताकि जीवन में हमको सपोर्ट मिले, ताकि हमारे पास और भी अच्छे गेस्ट्स आएँ। और ये चीज़ आप भी हमें बताइए, और किस से नए लॉट में से जो नए बच्चे आजकल कर रहे हैं, बताइए किसको आप सुनना चाहेंगे ताकि मैं उनसे बात करूं, उनका पर्सपेक्टिव जानूं। क्योंकि नए लोगों का पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है, जो आगे का फ्यूचर कार्व कर रहे हैं। वो थॉट प्रोसेस उनका जानना ज़रूरी है, उनका बनना ज़रूरी है, आप तक वो पहुंचना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच विचार एंड वाइब्स का ये एपिसोड देखने के लिए। अदनान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जाते जाते मैं चाह रहा हूँ तुम कुछ बोलो मेरे चैनल के बारे में, विचार एंड वाइब्स का थोड़ा, तुम बड़ा वायरल आदमी हो, अरे है ना, तो बोलो जनता को, तुम्हारी लोग सुनेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ विचार एंड वाइब्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सच में कि अगर आपको सच में डबिंग के गाइडेंस चाहिए तो आई थिंक ये बेस्ट चैनल है, क्योंकि ये हर एक चीज़ को कवर कर रहे हैं। बल्कि मेरे जैसा आर्टिस्ट जो कि अभी नया है, जो फ्रेश है, उसकी भी जर्नी इन्होंने कवर की है, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले कि अभी रिसेंटली क्या चल रहा है। तो इसलिए सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, तभी भैया को मोटिवेशन आएगा। क्योंकि भैया भी, अगर भैया अकेले करते रहेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए भैया को मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो बंदा मोटिवेट भी होगा और अच्छे गेस्ट आएंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बस यही है, तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बस। थैंक यू सो मच अदनान, Thank you, थैंक यू Thank you. थैंक यू गाइस।